इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी घर से इनकम आए, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आए, तो इस इनकम का हम लोग एक पर्टिकुलर हेड बनाते हैं। उसका अपना हेड होता है, नाम क्या है, हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उस हेड के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमको किसी भी तरह का, हमारे पास किसी भी तरह का हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का फाइनल इनकम जो होगा हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इसका सेक्शन 22 है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन इन द सेंस कि चार्जेबिलिटी हम लोग किस बेसिस पे करते हैं। क्या है सेक्शन 22 हमारा, ये देखो। अब चार्जिंग सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन 22 हमारा हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 22 क्या कहता है कि चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी ये हेड है हमारा, और इसके अंदर जो इनकम चार्ज होगा वो सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग्स में होगा। अब वो क्या है वो देखो। सेक्शन 22 क्या कहता है, कुछ एसेंशियल कंडीशंस है, उसको अगर अगर फुलफिल आप नहीं करोगे तो हाउस प्रॉपर्टी में आपका इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। तो इन तीनों को, आपके पास 3 एसेंशियल कंडीशंस है, उनको एनी हाउ फुलफिल करोगे, उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, हाउस प्रॉपर्टी में ऐसे इनकम को इंक्लूड कर पाओगे। अब 3 कंडीशंस है, तो वो 3 कंडीशंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो अब 3 कंडीशन है, क्या है, एसेंशियल कंडीशन। अंडर द हेड इनकम, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हेडिंग नहीं दिख रहा। सेक्शन 22 है चार्जिंग सेक्शन, और एसेंशियल कंडीशंस फॉर टैक्सिंग अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है, 3 कंडीशन है। अब वो 3 कंडीशन क्या क्या है देखो आप। सबसे पहला कंडीशन क्या है, द फॉलोइंग 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर इनकम ऑफ एनी प्रॉपर्टी कैन बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहला कंडीशन क्या है, द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड अपोर्टेनेंट देयरटू। क्या बोला, द प्रॉपर्टी must consist of buildings or land apportionment thereto। पहला कंडीशन है क्या, कि प्रॉपर्टी में बिल्डिंग या लैंड अपोर्टेनेंट्स होना कंपलसरी है। अगर आपको किसी भी इनकम को, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी अगर कैलकुलेट करना है, अगर किसी भी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी के हेड में कैलकुलेट करना है, हेड में ऐड करना है, तो उस वो कौन से सोर्स का इनकम होना चाहिए, एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो या तो बिल्डिंग से, या ऐसा इनकम होना चाहिए या तो बिल्डिंग से आए या लैंड से आए, लैंड अपोर्टेनेंट आए, लैंड अपोर्टेनेंट से आए। अब बात आती है लैंड अपोर्टेनेंट होता क्या है, तो लैंड अपोर्टेनेंट का अच्छा, सबसे पहले बिल्डिंग और लैंड अपोर्टेनेंट दोनों को क्लियर कर लेते हैं। तो बिल्डिंग में हमारे हर एक तरह के बिल्डिंग आते हैं, ठीक है। बिल्डिंग में हर एक तरह के बिल्डिंग इन द सेंस फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस के बिल्डिंग, शॉप्स, गोडाउन्स, अदर जो भी कॉमर्शियल प्रीमाइसेस है, कॉमर्शियल नेचर का जो प्रीमाइस होगा वो क्या कहलाएगा, बिल्डिंग है हमारा, ठीक है। वहीं पे बात अगर हम लैंड अपार्टमेंट की करते हैं, तो लैंड अपार्टमेंट में मतलब क्या होता है, कंपाउंड्स, गार्डन्स, मैरिज हॉल। ऐसा मैरिज हॉल जिसमें गार्डन हो, ओपन लैंड हो। क्या ओपन लैंड से आपको इनकम आता है, बिल्कुल आता है। आप ओपन लैंड पे पार्किंग फैसिलिटी दे दो, तो क्या वो उससे इनकम आएगा ना, कुछ जो इनकम आएगा वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। आप हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ बंद घर को नहीं मान सकते हो, ये नहीं मान सकते हो कि 4 दीवार रहे, ऊपर छत रहे, उसी को हम लोग बिल्डिंग, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग को हम लोग नहीं मानेंगे कि ये हाउस है हमारा। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर का डेफिनेशन जो है वो थोड़ा एक्सटेंसिव डेफिनेशन है। अब वो कैसे, इसमें बिल्डिंग भी इंक्लूड है और लैंड अपार्टमेंट भी है, और बिल्डिंग में सभी तरह के बिल्डिंग, सभी तरह के इन द सेंस कॉमर्शियल, सभी तरह के फैक्ट्री है, ऑफिसेज के बिल्डिंग्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, गोडाउन्स होते हैं। उसके बाद लैंड अपार्टमेंट में, लैंड अपार्टमेंट में कंपाउंड्स हो गए, ऐसा कंपाउंड जिसमें आप ओपन में देखो हर। अब बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं, बोलो नहीं। हाँ समझ गए। अब देखो पहला कंडीशन यह है कि द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड और लैंड अपार्टमेंट, या तो बिल्डिंग हो या लैंड अपार्टमेंट। दूसरी चीज, द एसएससी मस्ट बी द ओनर हिमसेल्फ। जो एसएससी होगा
मतलब आपने जो कैलकुलेट करना है इनकम को अपने हेड में, किस हेड में, हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पहला कंडीशन क्या है कि आपका लैंड या बिल्डिंग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, आपका मालिकाना हक हो उस पे, आप मालिक हो उसके, उस प्रॉपर्टी के, उस बिल्डिंग के, उस लैंड के। तो आपके हैंड में जो ये इनकम आएगा ना, वो इनकम किस हेड में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। आपका, आप अगर ओनर नहीं हुए तो वो, आप अगर उससे फिर भी अर्न कर रहे हो पैसे, आप ओनर नहीं हो, मान लो कि आपने किसी और को रेंट किया और वो रेंट, जो रेंटर है वो किसी और को रेंट कर दिया, रेंट लेट आउट कर दिया, ठीक है, रेंट कर दिया प्रॉपर्टी, रेंट आउट कर दिया, लेट आउट कर दिया उसने अगर उस प्रॉपर्टी को, तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में है, इनकम आएगा उसका? नहीं, उसका इनकम अदर सोर्सेज में आता है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में इनकम होने के लिए दूसरा कंडीशन कंपलसरी है, क्या, कि एसएससी मस्ट बी द ओनर हिमसेल्फ। जो भी एसएससी होगा, जिनका हम लोग किस हेड में कैलकुलेट कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी हेड में अगर हम लोग इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी वो हमारा ओनर होना उस प्रॉपर्टी का मस्ट है, वो कंपलसरीली ओनर होना चाहिए। बात समझे हमारी? चलो तीसरी चीज देखते हैं। एसएससी उस प्रॉपर्टी का किसी भी तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बिजनेस प्रोफेशन के लिए नहीं कर सकता है। मान लो जो ओनर है ना हाउस का, उसने उस प्रॉपर्टी का किसी भी तरह से इस्तेमाल किया, लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, हाउस, अगर उस हाउस प्रॉपर्टी का बिजनेस या प्रोफेशन में इस्तेमाल किया, तो वो हमारा उसके बाद हमारा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हम लोग किसी और तरीके से करते हैं। कहाँ? पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में करते हैं, उसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को 3 कंडीशन होना कंपलसरी है। अब इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलो, मान लो कुछ छोटी छोटी पॉइंट है, वो मैं बता देता हूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स क्या क्या है वो सुनो, बस ध्यान से सुन लेना। सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या है? मतलब सेक्शन 56 के तहत इनकम टैक्स एक्ट of section as per section 56 of income tax act, where an SSC is not the owner of the building and he further sublets it to any other person, rental income earned by the SSC from subletting of the building shall be taxable under the head income from other sources. क्या बोला मैंने? हाउस प्रॉपर्टी में इनकम होने के लिए एसएससी का ओनर होना कंपलसरी एक कंडीशन है। और उसमें से अगर मान लो आपने, आपका कोई घर है, आपने मुझे रेंट पे दिया, मैंने क्या किया, मैं उस घर में एक रूम में रह रहा हूँ, बाकी आपका 4 रूम का घर था, 3 रूम मैंने लेट आउट कर दिया। अब इससे जो 3 रूम का लेट आउट करने से जो पैसा आएगा, क्या वो मैं हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड करूंगा क्या? क्या वो इनकम मेरा जो आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी का आएगा? बिल्कुल नहीं। वो हमारा इनकम कैसा आएगा? अदर सोर्सेज का आएगा। क्यों? क्योंकि मैं ओनर नहीं हूं, लेकिन आपके हैंड में जो पैसा आएगा, आप जो मुझसे पैसे लोगे, वो कहाँ आएगा? वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आएगा। तो सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लिख देता हूं मैं। इसका इनकम हम लोग कहाँ टैक्स करेंगे, किस हेड में इंक्लूड करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर दूसरी चीज देखो, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी किसी भी, अगर कोई घर है तो वो घर क्या है? कैपिटल एसेट्स है ना? सेल, अगर हम लोग किसी कैपिटल एसेट्स को सेल करते हैं तो क्या हमारा कैपिटल गेन होगा? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सेकेंडरी मैटर है, लेकिन हमारा कैपिटल गेन होगा। ये बात तो कंपल्सरी, ये बात तो आप लोगों को कोई डाउट है नहीं, ये बात तो समझ में आ रही है? बोलो। हाँ। तो ये अगर आप किसी घर को बेचोगे तो घर को बेचने से इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। कैसा वो कहां से आएगा आपका इनकम? कैपिटल गेन में। कब कैपिटल गेन में आएगा? कंडीशन ये है, इसमें भी 2 तरह का कंडीशन है। अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्डर है, जो जिसका काम ही है घर बनाना और बेचना, तो अगर वो घर बेचेगा तो उसको किस हेड में टैक्स देना पड़ेगा? क्योंकि उसका बिजनेस है ना, तो पीजीबीपी में उसका टैक्स कैलकुलेशन होगा। इनकम कहाँ आएगा उसका? पीजीबीपी में। लेकिन अगर हम और आप जैसे लोग हैं जिसके पास कोई घर है और बेच रहा है, अब उसे, उस घर को अगर आप बेच रहे हो अब, तो फिर क्या करोगे ऐसे कंडीशन में? अब इस घर को बेचोगे तो आपका कैपिटल गेन अराइज होगा, कैपिटल गेन या लॉस जो भी हो, एक बात कह रहा हूं। तो हम लोग कहाँ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। बात समझ में आई नहीं आई? ये सेकंड पॉइंट। हाँ। अगर एसएससी का बिजनेस है सेलिंग और बाइंग, तो क्या होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आई हमारी? अगर नहीं है इसका इनकम, इसका बिजनेस का काम नहीं है, इन जनरल पब्लिक, आम पब्लिक है, आम पब्लिक इन द सेंस के जिसका काम बाइंग सेलिंग का नहीं है हाउस प्रॉपर्टी का, तो उनके लिए क्या होगा? इनकम फ्रॉम
कैपिटल गेन्स। ये बात आई समझ में। फोर्थ पॉइंट देखो, इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वेर एन एसईसी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑन रेंट, इनकम फ्रॉम सच लेटिंग वुड बी टैक्सेबल एज इनकम, एज बिजनेस इनकम। देखो, एक बहुत फेमस केस है, फेमस केस स्टडीज है क्या, रियाला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एक बहुत फेमस केस स्टडी है, ले आप लोग देख लो, रियाला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट सीआईटी, इन लोगों का मुद्दा था क्या। देखो सुनो कहानी, क्या किया इन्होंने। देखो, किसी कोई एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का, जैसे हम लोग हैं, हमारे पास एक घर है, दो घर है, चार घर है, पांच घर है, बस, तो हमारा ऐसा इनकम जो आएगा वो हमारा हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग टैक्स कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बिजनेस है, बिजनेस जिसका काम है क्या, कि उसको लेट आउट करना है, रेंट पे ही काम है, रेंट से ही पेट चला रहा है, पेट पाल रहा है। अगर आपका बिजनेस है लेट आउट करने का, हमारे पास, आपके पास जो घर है आपने लेट आउट किया, वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया। लेकिन अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सोचा हम 10 25 50 घर ले लेते हैं, ठीक है, 25 50 घर लेकर के अब हम लोग लेट आउट कर देते हैं इसको, तो ये आपका क्या है, बिजनेस है। अगर आपके पास जो बिजनेस है, जो कॉमर्शियली आप काम करने लग गए हो, तो आपका किस हेड में इनकम आएगा, फिर जो इनकम आएगा ये आपका आएगा बिजनेस प्रोफेशन के इनकम में, बिजनेस के इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आएगा, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। बात समझे हमारी। हम्म, चलो ठीक है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट, वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है या मान लीजिए आपका नाम है, कुछ प्रॉपर्टी आपके पास रह गई है बहुत दिनों से, ठीक है, तो क्या करोगे ऐसे इनकम, नीचे क्या लिखे हैं बिजनेस के नीचे। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग ये क्या बोल रहे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बिजनेस के नीचे क्या लिखा है, और भी नहीं सुन रहा, आवाज नहीं जा रहा। एक सेकंड सुनो, हम्म, अब हमारी बात सुनो, क्या बोला मैंने, इनकम फ्रॉम, सर नीचे में प्रॉपर्टी लिखे हैं, कहाँ पे, प्रोफेशन लिखा है, लास्ट बिजनेस और प्रोफेशन प्रोफेशन, हाँ। नहीं दिख रहा। अच्छा नहीं दिख रहा, अब अब तो दिख रहा है ना, हाँ, चलो ठीक है। कहाँ करते हैं, किस साइड में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो, अब हम लोग सबसे पहले कंप्यूट करते हैं क्या, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो सबसे पहले फॉर्मेट जान लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, जीएवी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और ये किसके बेसिस पे कंप्यूट किया जाता है, सेक्शन
23 पे कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 23 के बेसिस पे कंप्यूट किया जाता है। जो भी आया ये लिख लो अमाउंट, ठीक है। अब ये हो गया। चलो लिस्ट करते हैं हम लोग क्या, म्यूनिसिपल टैक्सेस। इफ ओनली एंड इफ पेड, एक्चुअल पेड होना चाहिए म्यूनिसिपल टैक्सेस, एक्चुअली आपने पे किया होगा तभी। और म्यूनिसिपल टैक्सेस प्रोविजो है क्या, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1। इसके प्रोविजो के अकॉर्डिंग ये इसका प्रोविजो क्या कहता है कि आपने एक्चुअली में पे कर रखा होगा म्यूनिसिपल टैक्स, तभी आप लोग अवेल कर पाओगे, इसका लेस कर पाओगे, वरना ये नील आएगा। ये आप लोग म्यूनिसिपल टैक्स को नील माइनस करोगे, ये लेस करना है हमें। अब फिर जो आएगा, अब जो आया उसको क्या हम लोग बोलते हैं, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। ये नेट एनुअल वैल्यू को हम लोग एनएवी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये आ गया घटाने के बाद, ठीक है। चलो अगली चीज देखो, अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं क्या, स्टैट्यूटरी डिडक्शन या नोशनल डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको। 3 नाम है, कोई भी नाम दे दे, ठीक है। स्टैट्यूटरी, नोशनल या स्टैंडर्ड, तो तीनों ही बराबर है। लो लिख देता हूं मैं, ठीक है, ताकि कोई भी नाम दे तो कंफ्यूज ना हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन या स्टैट्यूटरी डिडक्शन सबको मिलता है, सबको। चलो इसको इतना शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो अच्छा। ये किस सेक्शन के बेसिस पे होता है, सेक्शन एट 30%। ये सेक्शन 24 सबसेक्शन ए के बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। लो इसको भी लेस कर दिया मैंने। अब फिर एक और चीज लेस करते हैं हम लोग, क्या, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा, क्या है, सेक्शन 24 बी। एक सेक्शन 24 ए क्या है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और सेक्शन 24 बी क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। दोनों को लेस करेंगे, ये जो आएगा, ये जो फाइनल सम आया, यही हमारा क्या था, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बात समझ गए हमारी, ये जो फाइनल सम आया यही आएगा हमारा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये बस करना है, बस सिंपल एज दैट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलिए। अब प्रॉब्लम होगी, बोलोगे क्यों। सेक्शन 23 में बोला ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर आपने गलत कैलकुलेट किया तो आपका कभी भी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आएगा ही नहीं, सही। क्यों, क्योंकि आपका म्यूनिसिपल टैक्स कुछ और लेस कर दोगे, नेट एनुअल वैल्यू कुछ और आ जाएगा, फिर नोशनल डिडक्शन इसका होता है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू होता है। ये जो आपका नोशनल या स्टैंडर्ड या स्टैट्यूटरी डिडक्शन है ना, 30% ऑफ एनएवी होता है, ये मैंने नहीं लिखा है, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा माइनस करने के बाद आपका इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आएगा, जो कि गलत होगा अगर आपने जीएवी जो फर्स्ट स्टेप पे है वो ही गलत कैलकुलेट किया हो तो अब हम लोग करें क्या, सबसे पहले जीएवी निकालना देखते हैं। जीएवी को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्यूट कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। जीएवी निकालने का सिंपल तरीका, एकदम सिंपल, ज्यादा झोल जाना, यहाँ पे बस बता रहा हूं। 3 चीजें करना है, 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है वो सुनो, कंपेयर करना है हम लोगों को तीनों स्टेप में, ठीक है। और पहला स्टेप में हमें क्या करना है, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू या म्यूनिसिपल रेंट जो भी होता है, जो भी रहेगा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे और हायर को सेलेक्ट करेंगे। किसको किसको, फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल रेंट या म्यूनिसिपल वैल्यू। इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट द हायर वन। इन दोनों में से हायर वन को सेलेक्ट करना है, जो भी ज्यादा होगा। अगर मान लो म्यूनिसिपल रेंट 5000 हुआ और फेयर रेंट 5000 हुआ और म्यूनिसिपल रेंट 6000 हुआ, तो दोनों में से हायर कौन है, 6000। तो हम लोग 6000 फर्स्ट स्टेप पे कैलकुलेट किए और लिख लेना, कहीं पे कहीं भी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, अब स्टेप 1 में जो कैलकुलेट किया है आपने, स्टेप 1 में जो आया, स्टेप 1 में आपका क्या आया, 6000 जैसे आया ना यहाँ पे हायर वन, तो 6000 एंड
किसको कंपेयर करना है यहाँ? स्टैंडर्ड रेंट। और सेकंड स्टेप पे हम लोगों को क्या करना है? यहाँ सेलेक्ट द लोअर वन। मान लीजिए स्टेप वन में हमने कैलकुलेट किया था 6000 और स्टैंडर्ड रेंट हमारा है 7000। दोनों में से लोअर कौन है? 6000। तो स्टेप टू पे जो आया, स्टेप टू पे जो आया वो हमारा क्या आएगा? 6000 आएगा ना, ये 6000। और ये जो आया वैल्यू, ये जो वैल्यू आया, ये क्या कहलाता है? ये पता है? इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट। समझ गए? तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। लोअर वन को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं विच इज एक्सपेक्टेड रेंट। आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया। ठीक है। और तीसरी चीज सबसे लास्ट में क्या? अब जो स्टेप टू में हमने एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट किया वो और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल जो होगा, क्या? एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, दोनों को कंपेयर करो। और यहां किसको सेलेक्ट करना होता है पता है? हायर वन को, जो ज्यादा हो। एंड दिस विल बी आवर GAV। देखे आया ग्रॉस एनुअल वैल्यू? कोई दिक्कत? GAV कैलकुलेट करने में सुनो, वापस से सुन लो एक बार पूरी कहानी GAV की। फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट या म्युनिसिपल वैल्यूएशन को कंपेयर करो। जो भी आया, मान लो फेयर रेंट आपका 6000 था, ठीक है, और म्युनिसिपल रेंट 7000 था। हायर वन कौन सा होगा? पहला स्टेप पे हम लोगों को हायर वन चूज करना है, तो 7000 हमारा फर्स्ट स्टेप पे आया। अब सेकंड स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप वाला जो हमारा वैल्यू आया उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं। मान लो स्टैंडर्ड रेंट हमारा 8000 है, ठीक है। अब इन दोनों में से लोअर वन को चूज करना है। लोअर हमारा कौन है? 7000। हमने 7000 चूज किया और एक्चुअल रेंट हमारा अगर 9000 हुआ, कितना हुआ? 9000। तो हम लोग इसको और इसको कंपेयर करेंगे और हायर वन को चूज करेंगे, यानी 9000 को चूज करेंगे। ये हमारा 7000 एक्सपेक्टेड रेंट आया। कब? सेकंड स्टेप पे कैलकुलेट करने के बाद, सेकंड स्टेप पे कंपेयर करने के बाद। और थर्ड स्टेप पे हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल को कंपेयर करते हैं और हायर वन को चूज करते हैं। तो हमारा एक्चुअल रेंट अगर 9000 रुपए है तो हम लोगों का GAV क्या हो जाएगा? चूंकि 7000 और 9000 में हायर वन कौन है? 9000, इसीलिए हमारा GAV 9000 रुपीज हो जाएगा। और इसी के बेसिस पे हम लोग हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बता दीजिए। अब बात आती है कुछ छोटी छोटी सी, सुनो बस ओरली सुन लो। फेयर रेंट क्या होता है? रेंट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग इन सेम लोकेलिटी। आप जिस एरिया में रह रहे हो, आपकी ही सेम प्रॉपर्टी, 3 BHK का कोई फ्लैट है, बढ़िया सा टाइल्स मार्बल लगा के रखा है, किसी कोई एक 10,000 रुपए ले रहा है, कोई एक 25,000 रुपए ले रहा है, तो ये फेयर रेंट नहीं हुआ ना। तो जिसका जो सबका 10,000 रुपए है, कोई एक व्यक्ति 25,000 रुपए ले रहा है। मान लो 3 BHK का कोई फ्लैट है और 10,000 रुपए कोई रेंट ले रहा है, सब ढंग का लगा हुआ है, टाइल्स मार्बल लगा है घर में आपके, और सेमी फर्निश्ड है, जितना होना चाहिए एक सिंपल घर में वो सब कुछ फैसिलिटी है। तो उस हिसाब से आपका जो फेयर रेंट होगा वो क्या होता है? फेयर रेंट, रेंट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। फिर म्युनिसिपल वैल्यूएशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन होता क्या? तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन होता है रेंटल वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपैलिटी फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग म्युनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, जो हम लोगों को नगर निगम में हम लोग रहते हैं तो हाउस टैक्स, वाटर हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। ये जो हम लोग हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं तो ये म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैलकुलेट करता है। किस बेसिस पे? बोलो। म्युनिसिपल वैल्यूएशन के बेसिस पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, जिसके बेसिस पे हम लोगों का म्युनिसिपैलिटी चार्ज करता है म्युनिसिपल टैक्स, वो हमारे लिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन हो जाता है। अब बात आती है स्टैंडर्ड रेंट की। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? रेंट कंट्रोल एक्ट करके एक हमारा एक्ट है, उसके अकॉर्डेंस में हम लोगों को जो हाईएस्ट पॉसिबल रेंट पेएबल होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड रेंट। बात समझ में आए? 3 वर्ड यूज किया था मैंने, तीनों को तीनों डिफाइन कर दिया। फेयर रेंट, रेंट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इन द लोकल एरिया इन द सेम लोकेलिटी। म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या होता है? रेंटल वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपैलिटी फॉर द कंप्यूटेशन फॉर चार्जिंग म्युनिसिपल टैक्स। एंड स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? हाईएस्ट पॉसिबल रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। ये 23 सबसेक्शन ए, सब क्लॉज ए एंड बी क्लियर हो गया। अब बात आती है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो, डिडक्टिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स। ये कब डिडक्टेबल होगा? तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था क्या कि म्युनिसिपल टैक्सेस आर अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम GAV टू अराइव एट NAV इफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मतलब अगर आपको
म्युनिसिपल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स का डिडक्टिबिलिटी करना है, यानी ये जो हमने दिया है लेस करना है, इसको लेस करने के लिए प्रोविजो को फॉलो करना पड़ेगा। और प्रोविजो क्या कहता है? दो बातें। पहली बात कि म्युनिसिपल टैक्स आपने एक्चुअल में पे कर रखा है, ऐसा नहीं अक्रूवल बेसिस पे नहीं कि हाँ 10 साल में हम देंगे एक साथ, ये नहीं, आपने एक्चुअली जिस दिन दिया उस दिन आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये म्युनिसिपल टैक्स आप ओनर देगा, आप दोगे। रेंट पे जो रह रहा है जो व्यक्ति, अगर उसने दिया है म्युनिसिपल टैक्स, फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। किस चीज का? बोलो। फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स जो यहाँ पे लेस करते हो ना, अगर जो व्यक्ति रह रहा है, मतलब जो रेंटर है आपका, वो रह रहा है, जिसको आपने लेट आउट कर रखा है, अगर उसने दिया है म्युनिसिपल टैक्स, तब ये म्युनिसिपल टैक्स लेस करने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। म्युनिसिपल टैक्स लेस करने के लिए कम से कम 2 कंडीशन का फुलफिल होना कंपलसरी है। पहली चीज क्या है कि आप कंपलसरीली म्युनिसिपल टैक्स पे कर चुके होंगे। दूसरी चीज क्या है कि आपने म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया है वो आप ही पे किए हो, यानी ओनर ने पे किया है, ना कि जिसको आपने लेट आउट किया है। टेनेंट के द्वारा पेड नहीं है। अगर टेनेंट ने पेड किया है म्युनिसिपल टैक्स तो वो इन एलिजिबल फॉर डिडक्शन हो जाओगे, आपको फिर म्युनिसिपल टैक्स का बेनिफिट को लेस करने का बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। बात समझिए हमारी। ये म्युनिसिपल टैक्स जो होता है हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में, मतलब हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, फायर टैक्स, सीवरेज टैक्स, कुछ भी फॉर्म में, ये सारा हमारा म्युनिसिपल टैक्स के अंदर ही आता है। बात समझ में आई हमारी? नहीं आई? बता चुका हूँ। यहाँ तक मैंने क्लियर कर रखा है अभी तक क्या कि डिडक्टिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स कब हम लोग डिडक्टेबल होगा हम लोगों के लिए। हम लोगों को 2 कंडीशन फुलफिल करना होगा। पहला, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पे किया हुआ हो, और म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया हो वो ओनर के द्वारा किया गया हो, ना कि टेनेंट के द्वारा, यानी जिसको हमने लेट आउट किया है अगर उसने पे किया है या हमने पे ही नहीं किया है तो हमें म्युनिसिपल टैक्स को लेस करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 का प्रोविजो है। सेक्शन 24 पे आओ। डिडक्शन फ्रॉम एनएवी फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिडक्शन करते हैं। कुछ था सेक्शन 24A और 24B। 24A में क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन या नोशनल या स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ये 30% का किसका होता है? एनएवी का, नेट एनुअल वैल्यू जो होता है। और नोशनल डिडक्शन इक्वल टू 30% ऑफ एनएवी इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड टू मेंटेन द हाउस। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट रेलेवेंट। मान लो एनएवी है 10,000, 10,000 का 30% कितना होता है बताओगे? 3,000। ये 3,000, और मान लो आपका साल में मेंटेनेंस के लिए कुछ खर्च होते हैं घर में पेंट करवाना हो गया, नल का टूट गया उसको लगाना हो गया, बिजली का वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो गया कुछ, उसको चेंज कराना हुआ, तो आपने जो लेट आउट किया है प्रॉपर्टी, लेट आउट करने के साथ आप मेंटेनेंस भी करोगे घर का। जब तक मेंटेन नहीं करोगे घर आपका लेट आउट होगा नहीं। कोई भी ढंग के घर में रहना पसंद करता है। अगर आपने ढंग का अपना मेंटेन करके घर को रखा ही नहीं तो आपके घर में कौन रहना चाहेगा? कोई भी नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है भैया, आपको हम नोशनल डिडक्शन देते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट देते हैं। अगर आपका मान लो 5,000 रुपए डिडक्शन, 5,000 रुपए साल का खर्च हुआ है मेंटेनेंस में घर के, ठीक है, तो आप 5,000 नहीं, आप एनएवी का 3, अगर आपका नेट एनुअल वैल्यू जो भी आया, नेट एनुअल वैल्यू मान लो 10,000 आया, तो 10,000 का 30% कितना होता है? 3,000। केवल और केवल 3,000 ही लेस करोगे, ना कि 5,000। और यहीं पे एक और बेनिफिट है। अब सुनो, अगर मान लो आपका खर्च हुआ सिर्फ 2,000, तो क्या 2,000 रुपया माइनस करोगे? नहीं। यहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या बोली कि भैया आप जाओ मौज करो, 3,000 रुपये माइनस करो। अभी भी हम लोगों को एक्चुअल एक्सपेंडिचर से मतलब ही नहीं है। आपका 10,000 रुपये खर्च हो जाए या 2,000 रुपये खर्च हो, ये मैटर नहीं करता हमारे लिए। हम बस नेट एनुअल वैल्यू का 30% आपको डिडक्शन के लिए के तौर पे अलाउ करेंगे। ये हमारे गवर्नमेंट का सेक्शन 24A में 24 डिडक्शन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन की बात होगी। बात समझ में आया? स्टैट्यूटरी डिडक्शन में कोई डाउट है तो बताओ। फिर 24B है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन एडवांस टेकन फॉर द परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन एटसेट्रा ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम एनएवी अंडर सेक्शन 24B। Interest has to be calculated on simple interest basis, and such interest is allowed to be deducted on accrual basis. That is, the payment of interest is not relevant for claiming the deduction. Current period interest is fully allowed as deduction, and the treatment of prior period is as below. हमने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने किसी भी घर का परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रेनोवेशन, ऑल्ट्रेशन, एडिशन करने के लिए अगर घर में लोन लेकर के आप ऑल्टर, एडिशन, रेनोवेशन कर रहे हो, मान लो आपके घर पे 2 फ्लोर है, तीसरा फ्लोर बनाना चाह रहे हो, तो ये क्या हुआ? एडिशन हुआ। ऑल्ट्रेशन मतलब 3 रूम है, 3 रूम को बड़ा रूम बनाना चाह रहे हो आप, तो 3 को 2 कर दिए, तो ये क्या हो गया? ऑल्ट्रेशन हो गया। छोटे मोटे खर्चे हैं जैसे वो आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, रिपेयर का काम कर रहे हो, वो सारा अगर आप लोन लेकर के कर रहे हो किसी भी तरह से, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा उसका 24B में डिडक्शन होगा। और ये 24B में जो डिडक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा? अक्रूवल बेसिस पे। यानी आपने पेमेंट अभी तक इंटरेस्ट का किया है या नहीं ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर इंटरेस्ट ड्यू हो गया है तो आपको डिडक्शन के तौर पे 24B में अलाउ होगा। लेकिन करंट पीरियड का इंटरेस्ट फुल्ली और क्या बोलते हैं,
करंट पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वो फुल्ली अलाउ होगा डिडक्शन के तौर पे। लेकिन इस साल से पहले वाला, मतलब हम लोग जब हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो साल के बाद, मतलब हमारा 22-23 का हम 23-24 में कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट ईयर ही कैलकुलेट करते हैं, है ना। असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन करते हैं ना, बोलो ना। हाँ। रुको, हाँ, तो असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का करते हैं। तो प्रीवियस ईयर 22-23 में मान लो 22-23 का आपका इंटरेस्ट बनता है 5,000 रुपये, और इस पीरियड से पहले का 15 से 22 तक मान लो, इससे इससे पहले वाला इंटरेस्ट मान लो 21-22 का इंटरेस्ट आपका 10,000 बनता है, ठीक है, और ये 5,000। तो ये वाला इंटरेस्ट फुल्ली अलाउड है, फुल्ली अलाउड है डिडक्शन, फुल्ली अलाउड है डिडक्शन के तौर पे। लेकिन प्रायर पीरियड का क्या होगा, इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेंगे, यानी 2-2 हज़ार रुपए हर साल, समझ गए। यानी अगर हम लोग 22-23 में माइनस करना चाहें हम लोग इंटरेस्ट को, तो कितना, 5,000 करंट पीरियड का और 2,000 प्रीवियस प्रायर पीरियड का, तो वो कितना हो जाएगा, 7,000 हम लोग अलाउड होगा कहाँ, सेक्शन 24B में, किस तौर पे, अलाउड एज डिडक्शन होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो। बोलो। नहीं। चलो, यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं है तो फिर कोई समस्या नहीं है। अब इसको इरेज कर दें। ट्वेंटी फोर ए क्या, स्टैट्यूटरी डिडक्शन। स्टैट्यूटरी डिडक्शन क्या, तीन बेसिक क्या है स्टैट्यूटरी डिडक्शन, कितना होता है, 30% ऑफ NAV ऑन, क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपका कितना एक्चुअल में खर्च हुआ ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको 30% ऑफ NAV हमेशा हमेशा मिलेगा। कोई दिक्कत है। इंटरेस्ट की बात करता है, इंटरेस्ट दो तरह का हो गया आपका, कैसा कैसा, एक करंट पीरियड का और एक प्रायर पीरियड का। करंट पीरियड का फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन है, ठीक है, और प्रायर पीरियड का अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। चलो एक चीज और समझ लो, प्रायर पीरियड होता क्या है। प्रायर पीरियड क्या होता है, ये ऐसा टाइम होता है जिस दिन आपने लोन लिया, जिस दिन आपने लोन लिया और जिस दिन आपने घर खरीद के या खरीदा या तैयार कर लिया। मान लो आपने 1/4/13 को लिया घर, ठीक है, सॉरी लोन लिया, ठीक है, लोन डेट, और आपका घर तैयार हुआ कब, 31/5/2015। तो इस पीरियड का जो इंटरेस्ट बनेगा ना, तो ये तो हमारा, अच्छा, यहां से यहां तक। अब इंटरेस्ट ये 2 महीने का इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम लोगों को इस 2 महीने को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहां तक कैलकुलेट करेंगे, 1/4/13 से 31/3/15 तक का ये 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये 2 महीने का इंटरेस्ट हम लोग इग्नोर करेंगे, और ये जो इंटरेस्ट आएगा ये हमारा इंटरेस्ट कैसा होगा, प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। बात समझ आई नहीं आई हमारी। हमने लोन लिया 1/4/13 को, किस लिए, घर बनाने के लिए या कुछ भी अपना ऑल्ट्रेशन रेनोवेशन कुछ भी के लिए, रिपेयर के लिए, एडिशन के लिए। और हमारा लोन का पीरियड कब, लोन हमारा और हमारा घर तैयार कब हुआ, साल के, जरूरी तो नहीं कि फाइनेंशियल ईयर में ही, फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही हमारा खत्म हो। तो हमारा जब खत्म होगा वो कौन सा, कभी भी बीच में भी हो सकता है, तो हम लोग बीच का टाइम नहीं लेंगे, वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेंगे। जब हमारा खत्म हुआ 15 में, 31/5, एक बात पता है, 31/5 नहीं होता है, 30/5 होता है। 30/5/15 है, तो 30/5/15 को हमारा घर तैयार हो गया, या 27/5 को हमारा घर तैयार हो गया, कभी भी बीच में तैयार हो गया हमारा घर, ठीक है।
तो इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 31/3/15। तो यहाँ 31/3/15 तक का हम लोग इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो इंटरेस्ट हमारा प्रायर पीरियड इंटरेस्ट कहलाएगा, और वो प्रायर पीरियड इंटरेस्ट हमारे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होंगे एज डिडक्शन। बात समझ में आ गई या नहीं आई आप लोगों को? ये बता दो मुझे, बोलो भाई बोलो। चलो बहुत अच्छी बात है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। कुछ पॉइंट्स है क्या? नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी ब्रोकरेज और कमीशन फॉर अरेंजिंग लोन। लोन जो अरेंज करता है, कभी कभी हम लोग ब्रोकर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हम लोगों को इजीली लोन डिस्पर्स हो जाए, हम डिस्पर्स हो जाए हमारा बैंक से लोन, तो वो उसका कोई डिडक्शन का अलाउ नहीं होगा। अगर नया लोन ले रहे हैं, ठीक है, मान लो पुराना लोन को पे करने के लिए अगर हम नया लोन लेंगे, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि पुराना लोन को रीपे करने के लिए नया लोन लेते हैं, तो वो जो नया लोन पे इंटरेस्ट लगेगा ना, वो भी अलाउ होगा डिडक्शन के तौर पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट टैक्सेबल। मतलब मान लो आपका 10,000 इंटरेस्ट ड्यू है, तो इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो तो कंपाउंड कहलाता है, तो ये इंटरेस्ट डिडक्शन के तौर पे अलाउ नहीं होगा। फिर चौथी चीज क्या? लिस्ट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इज एग्जॉस्टिव। मतलब अब हमारे पास सेक्शन 24 में सिर्फ और सिर्फ दो तरह का डिडक्शन मिलता है, एक स्टैट्यूटरी और एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसके अलावा सेक्शन 24 में दुनिया का कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं, आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे अब सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी पे, हाउस लाइंग वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा घर ना कुछ दिनों के लिए खाली रहता है, कुछ दिनों के लिए रेंट लेट आउट होता है, तो ऐसे में क्या करना है हम लोगों को? कैसे कैलकुलेट करना है? हम लोगों को तो हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना ही है, लेकिन कैसे? कब? जब हाउस लाइंग वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी क्या कहता है? हाउस लाइंग वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। देखो हम लोगों को जीएवी अगर हमारा कैलकुलेट हो गया तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जीएवी के बेसिस पे ही सारा हमारा कैलकुलेशन होता है हाउस प्रॉपर्टी। अगर जीएवी कैलकुलेट हो गया कहानी खत्म। तो जीएवी कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी। सबसे पहले फिर से 3 स्टेप। पहला स्टेप सुनो, क्या करोगे? एक्सपेक्टेड रेंट निकालोगे। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, याद है या भूल गए? अभी बताया था ना मैंने एक्सपेक्टेड रेंट निकालना। नहीं, अरे फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करते हैं ना, और फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करने के बाद जो हायर होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हमारा क्या था कि जो हमारा फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट दोनों में से जो हायर कैलकुलेट किया हमने, उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंट के साथ। जो स्टैंडर्ड रेंट के साथ हम लोग कंपेयर करने के बाद जो हमारा रेंट आता है वो लोअर वन हम सेलेक्ट करते हैं। जो लोअर होता है वही हमारा क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट। बात समझ में आई नहीं आई? क्या इसमें हायर वन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप पे स्टेप 1 एंड किसको? स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करते हैं और लोअर वन को सेलेक्ट करते हैं। ये जो लोअर वन होता है यही हमारा क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, बस यही बात। एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया आपका। अब क्या करोगे इसके आगे? ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल निकालोगे। ये तो आपका आ गया। उसके बाद ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल 12 महीने का निकालोगे। ये एक्सपेक्टेड रेंट फॉर 12 मंथ्स निकालोगे। कितना? 12 महीने का निकालो। फिर दूसरा ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल 12 महीने का निकालो, और इफेक्टिव ऑल्सो कैलकुलेट इफेक्टिव रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल फॉर द मंथ्स ड्यूरिंग विच द हाउस प्रॉपर्टी वाज एक्चुअली लेट आउट। अब बताओ ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल कैसे आएगा? रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल निकालना है 12 महीने का। मतलब आपको जो रेंट मिल रहा है ना, मान लो आप 5 महीने ही रहे साल में और 7 महीना आपका घर खाली रहा, तो 12,000 रुपए मान लो आपका पर मंथ के हिसाब से रेंट है, तो 5 महीने का 60,000 रुपया हुआ। लेकिन ये 60 महीना तो क्या हुआ? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, ये एक्चुअल रेंट है। लेकिन 12 महीने का अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रॉस रेंट। ठीक है, जो हम लोग पे कर रहे हैं, जो हम लोगों को पे किया जा रहा है। नहीं समझे?
मान लो किसी घर का एक्सपेक्टेड रेंट है 30,000 रुपए, ठीक है, और 50,000 रुपए के हिसाब से लेट आउट कर दिया। सुनो हमारी बात सुनो, एक एग्जांपल लो, क्लियर समझ में आएगा। मान लो क्या है, एक घर है, उसका एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 30,000 रुपए, 30K, ठीक है। लेट आउट हुआ है एट ₹50,000। 30,000 रुपया का एक्सपेक्टेड रेंट था, लेकिन 50,000 रुपए पे रेंट लगा है उसका, ठीक है, और ओनली फॉर 6 मंथ। अब बताओ, अब इसमें ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल 12 महीने का। अब हम लोगों को एक्सपेक्ट, सबसे पहले हम लोग क्या बोले, एक्सपेक्टेड रेंट निकालो 12 महीने का, तो इसको 12 से गुना करो, कितना हुआ, 360,000, 3,60,000 होगा ना। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट बताओ, 50,000 6 महीने के हिसाब से, बताओ ना, बात समझ में आई हमारी, नहीं आई। एक्चुअल रेंट कितना होगा, 3,00,000 रुपए। फिर ग्रॉस रेंट बताओ, मतलब 12 महीने, ग्रॉस रेंट क्या होता है, एक्चुअल रेंट जो ले रहे हो ना आप, उसका 12 महीने का, 50,000 गुने 12, कितना हुआ, 6,00,000 रुपए। अब देखो, ये तीन चीज कैलकुलेट किया, एक्सपेक्टेड रेंट, ग्रॉस रेंट और एक्चुअल रेंट, तीनों ले लिया हमने, तीनों कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोगों को करना क्या होता है फोर्थ स्टेप पे, वो सुनो, हम लोगों को सबसे अब कंपेयर करना होता है ग्रॉस रेंट रिसीवेबल को एक्सपेक्टेड रेंट के साथ। अगर हमारा ग्रॉस रेंट, ये हमारा ग्रॉस रेंट अगर एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से, ये ग्रॉस रेंट 12 महीने का, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने के कम है, से कम है अगर, तो क्या होगा, ऐसे में एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा ना, ये वाला ये हमारा जीएवी बन जाएगा। अगर ग्रॉस रेंट हमारा एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है या इक्वल है, तो इफेक्टिव रेंट, यानी इफेक्टिव रेंट क्या होगा, एक्चुअल रेंट जो होगा ना, जो जितने भी दिनों के लिए लेट आउट है, वही हमारा रेंट, लेट आउट जीएवी हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, चलो एक वापस से बताते हैं उसको, पहले हमें पूरा का पूरा बता देते हैं, इसका पूरा का पूरा प्रोविजन लिखने दो, उसके बाद समझ आएगा थोड़ा। पहली बात क्लियर है कि आप लोगों को एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। दूसरा, कैलकुलेट ग्रॉस रेंट फॉर 12 मंथ, 12 महीने का ग्रॉस रेंट निकालो, ठीक है। एंड इफेक्टिव रेंट फॉर the actual period during which the house was let out। ठीक है, अब थर्ड स्टेप पे क्या करोगे, कंपेयर करोगे किसको, एक्सपेक्टेड रेंट तो किससे कंपेयर करोगे भाई, एंड ग्रॉस रेंट, ठीक है, कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद क्या करोगे, कंपेयर करने के बाद दो कंडीशन, क्या, अगर या तो ग्रॉस रेंट क्या होगा, कम होगा किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से। अगर ग्रॉस रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तब क्या करोगे आप, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट आपका क्या हो जाएगा, जीएवी। बात समझ में आई, ठीक है। मान लो ग्रॉस रेंट अगर आपका ज्यादा या बराबर है किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से, फिर क्या होगा, इफेक्टिव रेंट जो रहेगा ना, इफेक्टिव रेंट यानी जितने दिनों के लिए आपका एक्चुअली में हाउस लेट आउट हुआ है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए, इफेक्टिव रेंट ही आपका क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। उसके बाद बाकी सब कुछ नॉर्मल है, म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 24B सब नॉर्मली कैलकुलेट होगा। कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है कुछ तो बताओ, मैं फटाफट बता देता हूँ, क्लियर करता हूँ दोबारा। ऐसी है, सुनो 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 सुनो, एक एसएससी है, उसका लेट आउट किया है रेंट पे किया है 20,000 पर मंथ, ठीक है, 20,000 पर मंथ के हिसाब से लेट आउट किया है, और कितने दिनों के लिए, 10 महीने के लिए, 10 मंथ, ठीक है। और 2 मंथ का क्या है, 2 महीने के लिए उसका घर वैकेंट रह गया। अब इसका आप लोगों को निकालना क्या है,
जीएवी निकालना है। जीएवी निकालने के लिए आपके पास दो चीजें दिया गया है, पता है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया गया है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन का वैल्यू दिया है 18,000। आप लोग हमको कैलकुलेट करके बताओगे जीएवी क्या होगा इसका, ठीक है? और फेयर रेंट वैल्यू कितना है? 16,000। अब बताओ, जल्दी बताओ तो कंपेयर करके। इसका जीएवी निकाल के बताओ मुझे, इसके जीएवी बताओ क्या होंगे। फटाफट बता दो इसके जीएवी क्या होंगे। 18,000। श्योर? हम्म। चलो देखो, कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप क्या है? हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं 12 महीने का, है ना? और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है? फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों को कंपेयर करो, दोनों में से हायर वन को चूज करो। 18,000 हो गया फर्स्ट स्टेप पे, हुआ ना? अब इस 18,000 को किससे कंपेयर करेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड रेंट से। किससे करते हैं, याद है तो भूल गए? तो हम्म, हाँ, ठीक है, यही रह जाता है। ठीक है, जब स्टैंडर्ड रेंट कुछ दिया ही नहीं है तो यही हमारा एज इट इज अमाउंट रह जाएगा। यहाँ तक आगे ये तुम्हारा क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट 18,000 पर मंथ का आया, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे स्टेप पे क्या निकालना था आप लोगों को, बोलो? ग्रॉस दूसरा रेंट। स्टेप तो हो गया। ग्रॉस रेंट कितने दिनों के लिए निकालना है? 12 महीने के लिए। रुक जाओ, 10 महीने। 20,000। ग्रॉस रेंट 12 महीने का होता है बेटा, 2,40,000 हुआ। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। और उसके बाद एक्चुअल रेंट, इफेक्टिव रेंट लिखो। इफेक्टिव रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल। तो इफेक्टिव रेंट आपका कितना है बताओ मुझे? इफेक्टिव रेंट मतलब 10, केवल 10 महीने के लिए रेंट लेट आउट हुआ है आपका, प्रॉपर्टी रेंट किया लगा है आपका, तो 2 लाख रुपए ये हो गए। ठीक है, ये तो निकाल दिया आपने। अब हमें करना क्या होता है? अब हमें ग्रॉस रेंट और किसको कंपेयर करना होता है? बताओ जल्दी यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ग्रॉस रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर नहीं करना होता है? ग्रॉस रेंट एंड एक्सपेक्टेड रेंट को अब कंपेयर नहीं करना होता है? बताओ ना, क्या कर रहे हो तुम हाँ, लोग? तो बोलो ना, दिन में सुबह में पढ़ाया मैंने। अब ग्रॉस रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट को दोनों को कंपेयर करो। ये है ग्रॉस रेंट और ये है एक्सपेक्टेड रेंट। दोनों में ज्यादा कौन है? क्या ग्रॉस रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है? सुनो, तो बोलोगे ये कितना आता है? 12। ये हो गया। तो दोनों में ज्यादा कौन है? ये ग्रॉस रेंट, यानी जी आर इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? ग्रॉस रेंट अगर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता है तो हमारा इफेक्टिव रेंट जो होगा, जो इफेक्टिव रेंट होता है वही हमारा क्या हो जाता है? जीएवी। तो इफेक्टिव रेंट क्या होगा? 2 लाख रुपए। यही हमारा जीएवी हो गया। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं समझ आया? नहीं ना? एक बार और बताओ ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है। लेट आउट है 65,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से और 5 महीना वैकेंट रहा, यानी 7 महीने का रेंट लेट आउट हुआ है। 65,000 रुपीज लेट आउट है। रुको, ये है 65,000 रुपीज। कितने दिनों के लिए? 7 मंथ्स के लिए दिया है, 5 मंथ्स के लिए लेट आउट है। तो म्युनिसिपल वैल्यू है 45,000, सॉरी ये 45,000 है। और फेयर रेंट वैल्यू कुछ दिया है? बिल्कुल दिया है, 40,000। अब बताओ जीएवी निकालना है। ऐसे सिनेरियो में क्या करोगे सबसे पहले? सबसे पहला स्टेप सुन लो वापस से। सबसे पहला स्टेप क्या निकालना होता है हम लोगों को? एक्सपेक्टेड रेंट निकालना होता है। और एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का तरीका, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों को कंपेयर करो, दोनों में हायर वन चूज करो। 45,000 म्युनिसिपल वैल्यू हायर वन है। स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, इसीलिए दिस विल बी द फाइनल आंसर। 0 रुपीज। मान लो स्टैंडर्ड कुछ दिया ही नहीं है, उसको हम नील मान सकते हैं, लेकिन हम लोअर वन चूज करेंगे तो ये हमारा रेंट नील हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसे इग्नोर करते हैं। और हम लोग स्टैंडर्ड रेंट कुछ दिया नहीं होता है तो 45,000 को ही पिकअप करते हैं। यहाँ तक हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। कैसे आया? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर किया हमने। अगर स्टैंडर्ड रेंट होता तो उसके साथ इन दोनों में से हायर को चूज करना था, हायर चूज कर लिया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड रेंट के साथ जो हायर वन है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं और लोअर वन को चूज करते हैं। बात बताया था मैंने सुबह में, लेकिन भूल गए तुम लोग। फिर लोअर वन को चूज करने के बाद हम लोग जो आता वैल्यू वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कहलाता है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है, इसलिए हमने एज इट इज जो हमने फर्स्ट स्टेप पे कैलकुलेट किया उसे ही माना एक्सपेक्टेड रेंट। दूसरी चीज देखो, ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल इफेक्टिव। जो ग्रॉस रेंट होता है 12 महीने का टोटल निकलता है। तो लेट आउट आपने 65,000 रुपए के हिसाब से कितने दिनों के लिए किया लेट आउट? 7 महीने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल इफेक्टिव रेंट।
जितने दिन के लिए आपने लेट आउट किया है उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेंट। तो 12 से मल्टीप्लाई, देखो अब हम लोगों का ये जब निकल गया उसके बाद हम लोगों को कंपेयर करना होता है किसको? ग्रॉस रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट को। ग्रॉस रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट को, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो। एक्सपेक्टेड रेंट को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 पंचे 60, 12। क्या ग्रॉस रेंट हमारा ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। तो ग्रॉस रेंट अगर ज्यादा होता है तो हमारा इफेक्टिव जो रेंट होता है यही बन जाता है जीएवी। तो हमारा जीएवी क्या बन जाएगा? 455,000। समझ गए? नहीं समझे हमारी बात? बताओ। बन जाए। सुनो, सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 देखो। सेक्शन 23 1C क्या बोल रहा था? हाउस लेट आउट फॉर हाउस लाइंग वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। कुछ ऐसा घर था, आपका घर जो है ना कुछ दिनों के लिए लेट आउट है और कुछ दिनों के लिए खाली है, हो सकता है ऐसा। और कभी मान लो आपका घर है तो आप अपने घर में कभी लेट आउट ना करके खुद भी रह सकते हो ना। उस केस में आपका हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम होगा या नहीं होगा, वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं 23(2) को? हाउस which is self occupied। ठीक है, देखो अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना तो इसमें हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा? नील। ये बात याद रखना। दूसरी बात, म्यूनिसिपल टैक्स आपका हमेशा ऑलवेज नील। ठीक है, अगर म्यूनिसिपल टैक्स और जीएवी नील है तो एनएवी वो ऑब्वियसली है कि नील होगा। कोई डाउट है? नहीं। सेक्शन 24A का डिडक्शन जो है वो चूंकि एनएवी का 30% होता है, ये भी नील हो जाएगा, होगा, ये भी नील। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B अलाउड होता है। इसमें क्या है? डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड। कहाँ तक? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। Deduction of interest on borrowed capital is allowed as would be limited to 30,000 rupees। केवल और केवल 30,000 रुपए तक का ही बेनिफिट आप बोरोड कैपिटल के इंटरेस्ट पे ले सकते हो। बात ये याद रखना, समझ गए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, समझे कि नहीं समझे हमारी बात? डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वुड बी लिमिटेड टू ₹30,000। इसमें कोई आगे बात देखना नहीं है और कुछ समझना नहीं है। However, if all the following conditions are satisfied, the SSC can claim the maximum deduction of ₹2 lakh in respect of interest on borrowed capital। हाँ, बात क्या है सुनो, 30,000 तक का डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड है इन जनरल, लेकिन चाहे तो एसएससी 2 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकती है। क्या? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगर 2 लाख तक का रहेगा तो उसको डिडक्शन में ला सकती है, उसका भी डिडक्शन का बेनिफिट ले सकती है। लेकिन वो कैसे? उसके लिए कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन, लोन हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। ये 3 कंडीशन हमेशा याद रखना। क्या है पहला कंडीशन? कि लोन आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया हो, लोन आपने परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया हो, रिपेयर, रेनोवेशन, ऑल्ट्रेशन, एडिशन इन चीजों के लिए नहीं लिया हो। हाँ नोट करवाता हूँ, टेंशन मत लो। और थर्ड कंडीशन है, हाउस हैज बीन परचेज और कंस्ट्रक्टेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द लोन वाज टेकन एंड सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेंडर सर्टिफाइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब 4 बातें मैंने बताई कि अगर देखो सेक्शन 23(2) क्या कहता है? जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनएवी नील, डिडक्शन 24A का नील। लेकिन 24B में डिडक्शन है आपका, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वुड बी लिमिटेड टू ₹30,000 ओनली। लेकिन एक कंडीशन है जहां आप 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो। वो कहां? अगर 4 कंडीशन फुलफिल किया आपने तो। पहला कंडीशन, आपने लोन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 लिया है,
सेकंड कंडीशन, लोन आपने परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है और आपने घर, तीसरा कंडीशन, आपने जो परचेज या कंस्ट्रक्शन किया है वो 5 इयर्स के अंदर अंदर कर लिया फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द लोन वाज टेकन एंड अ सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेंडर सर्टिफाइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये 4 कंडीशन है। इन चारों को देखो क्या है। इफ ऑल द conditions are satisfied, the SSE can claim deduction कितने का ऑफ ₹2 लाख, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ, केवल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का बात नहीं हो रही यहाँ पे। 24B में हमेशा इंटरेस्ट की बात करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट का डिडक्शन हम लोग ले पाते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। चलो पहला कंडीशन देखो क्या है। लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/99, चलो ठीक है। सेकंड ऑप्शन, लोन हैज बीन टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सी, house has been purchased or constructed within 5 years from the end of the year in which loan was taken. D, a certificate has been obtained from the lender certifying the amount of interest, certifying the amount of interest। चलो ये चारों पॉइंट है, अगर ये 4 फुलफिल किया ना आपने तो आपको 30,000 की जगह 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, या एक्चुअल अमाउंट जो भी रहेगा विच एवर इज लोअर वाली बात है, ठीक है। अब बात मानो, हम अब हमारी बात समझो क्या कह रहा हूँ मैं। ये बात लिखा है मैंने, हाउस हैज बीन परचेज और कंस्ट्रक्टेड विद इन 5 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वाज टेकन। जब लोन आपने लिया, ठीक है, जिस दिन लोन लिया और उसके 5 सालों के अंदर, मान लो आपने 1/4/16 को लोन लिया, मान लो आपने 30/5/16 को लोन लिया, 30/5/16, तो ये ईयर एंड कब होगा? 31/3/2017 को एंड होगा, बोलो कोई डाउट है? तो यहां से इस एंड के बाद से 5 साल यानी 18, सॉरी इसके बाद 17/18, 18/19, 19/20, 20/21 और 21 और 22, यानी इतने समय है आपके पास। इस समय में अगर आपने कंप्लीट कर लिया घर तो ही आप जाकर के इस 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हो, वरना नहीं मिलेगा। बात समझ में आई हमारी पे? नहीं आएगा। चलो आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। या तो घर हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड है, मतलब किसी ने रेंट पे और अनऑक्यूपाइड, दोनों ही के लिए यही कंडीशन है। या तो घर आपने लेट आउट नहीं किया है, अनऑक्यूपाइड है, या आप अपने घर में ही खुद रह रहे हो। द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है, वो अब सुनो। तो थर्ड केस है हमारा क्या, सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 का क्या है? वन हाउस क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर
एंड लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ। यहाँ सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 में क्या है, जीएवी कैलकुलेट करना है, जीएवी निकालो। तो जीएवी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेंट निकालोगे 12 महीने का, जैसे बताया था मैंने। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालोगे, फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करोगे, हायर वन चूज करोगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में स्टैंडर्ड रेंट को साथ कंपेयर करोगे। अगर स्टैंडर्ड रेंट रहेगा तो नहीं रहेगा तो वही आपका जो हायर वन वाला रहेगा वही आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। अगर रहेगा स्टैंडर्ड रेंट तो दोनों में से लोअर जो रहेगा वो आप चूज करोगे, वही आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। फिर रेंट रिसीव रिसीवेबल ओनली फॉर द पीरियड द हाउस प्रॉपर्टी वाज लेट आउट, जितने दिनों के लिए आपका लेट आउट रहा है, और एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का लगाओगे। चलो देखो बात क्या कह रहा हूं मैं, वो सुनो। जीएवी निकालने का तरीका देखो। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालो, कितने का, फॉर 12 मंथ, 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लिया। फिर सेकंड स्टेप क्या करोगे, जितने दिनों के लिए आपका घर लगा है रेंट पे, लेट आउट किया है आपने, केवल उसी का रेंट निकालोगे। रेंट फॉर द पीरियड हाउस प्रॉपर्टी वाज लेट आउट, 5 महीने का तो 5 महीने का रेंट निकालोगे। 5,000 के हिसाब से लगाया तो 25,000 रुपये आपका साल का हो गया। उसके अलावा 12 महीने का नहीं देखना है। तो अब देखना क्या है, जीएवी क्या होगा, बोलो। ये दोनों निकालने के बाद जीएवी शैल बी हायर ऑफ द टू। समझ गए, इन दोनों में से जो ज्यादा रहेगा वही आपका क्या रह जाएगा, क्या बन जाएगा, बोलो, जीएवी। बात समझ में आई। म्यूनिसिपल टैक्स का ट्रीटमेंट क्या करोगे, अगर ओनर ने दिया है होल ऑफ द ईयर, ओनर ने ना, अगर ओनर ने म्यूनिसिपल टैक्स दिया है, फुल्ली पेड अप है, तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, अगर लेट आउट, अगर जिसका घर है उसने दिया है म्यूनिसिपल वैल्यू तो अलाउ करोगे डिडक्शन के तौर पे, अगर नहीं दिया है तो अलाउ नहीं करोगे। ठीक है, एक्चुअल बेसिस पे म्यूनिसिपल टैक्स का हम लोग डिडक्शन करते हैं। ओनली इफ दे आर पेड अप बाय, किसने पे किया, बाय द ओनर हिमसेल्फ, ओनर के द्वारा ही अगर पे किया गया हो तो। ठीक है, अब बात आती है डिडक्शन 24A का, नॉर्मल है, 24A अलाउड है नॉर्मली, जैसा नॉर्मल अलाउ करते हैं हम लोग। 24B अलाउड नॉर्मली, अनलिमिटेड अमाउंट। ठीक है, फिर सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 आता है, मोर देन वन हाउस विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। सबसे पहले कंडीशन क्या था पता है, कि मान लो अगर पहले आपका घर रहता है, तो आपका 4 घर है, 4 घर में चारों चारों में खुद रह रहे हो, 4 घर है और आपकी बड़ी फैमिली है, तो चारों में सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है आपने, तो वहां पे बेनिफिट नहीं मिल पाता था। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक हाउस को हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड मान करके बनाते थे, बाकी सबको डीम्ड एज लेट आउट मानते थे। लेकिन यहाँ पे अब कंडीशन क्या है, ओनली 2 हाउसेज, मतलब अब पहले एक हाउस था, अब 2 घर कर दिया गया। अब 2 हाउस को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी, और ऑप्शन एसएससी के पास रहेगा, जिसका हायर इंटरेस्ट बनेगा या जिसका हायर बेनिफिट गॉड एसएससी के हिसाब से लगेगा वो अपना उस हिसाब से काम करेगा। ठीक है, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और shall only 2 house shall be considered to be self occupied at the option of the SSC, and other house or houses would be deemed as let out, and income of all the houses shall be computed in the manner discussed above. चलो हटाओ, इसकी भी कहानी बस इतनी ही है कि हमने हाउस को लेट आउट डीम्ड एज लेट आउट माना है, तो उसको हम लोग जो अभी हम ये इस बेनिफिट इस तरह से निकाले वैसे निकाल लेंगे। बाकी सारा, अगर आपने जिस घर में रहना है, जिस घर को सेल्फ ऑक्यूपाई मान के आप बना रहे हो, उस घर को हम लोग क्या करेंगे, जिस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड करके आप जिस सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे उसका किस बेसिस पे निकालोगे, सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 के बेसिस पे सॉल्व करोगे। अभी तो बताया ना मैंने। और उसमें 30,000 और 2 लाख वाला 24B में कंडीशन लगेगा, बाकी सब जीएवी एनएवी सब तो नीली आ जाता है उसमें, म्युनिसिपल वैल्यू भी डिसअलाउड होता है वहाँ। ठीक है, ठीक है, अब देखो
सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। मान लो किसी व्यक्ति का घर है, घर बना करके बेचने का काम है, तो उसके लिए घर क्या हुआ, स्टॉक इन ट्रेड हुआ। तो स्टॉक इन ट्रेड है अगर, तो क्या ट्रीटमेंट होगा हाउस प्रॉपर्टी में, उसका टैक्सेबिलिटी है या नहीं है, वो हमने चेक करते हैं। तो एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेयर इट इज हेल्ड बाय द एसएससी एज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस। एनुअल वैल्यू जो रहेगा प्रॉपर्टी का, उसको हम लोग इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी चार्ज कर देंगे, और वही हमारा चार्जेबल हो जाएगा एज एन इनकम। वेयर अ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट लेट आउट, इट्स एनुअल वैल्यू शैल बी टेकन एज निल। अगर कोई ऐसा बिल्डिंग है या लैंड है जो स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे है लेकिन लेट आउट नहीं है, तो लेट आउट अगर नहीं है तो उसका एनुअल वैल्यू हम लोग नील मानेंगे। और ये हमारा कम से कम मैक्सिमम 2 सालों के लिए केवल लग सकता है, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन of construction of the property has been obtained from the competent authority. After the expiry of the 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority, income has to be computed on notional basis by taking the expected rent as GAV. बाकी और कुछ है नहीं, 23 और 25, 4 और 25 दोनों की कहानी खत्म है। 4 और 5 छोटा छोटा था। 4 में क्या था तुम्हारा, हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ मोर देन वन हाउस विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, और सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 क्या था, हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर स्टॉक इन ट्रेड में है तो वो हमारा जो एनुअल वैल्यू रहेगा प्रॉपर्टी का, वो हमारा क्या बन जाएगा, बोलो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन कब तक ये बेनिफिट हम लोगों को, अगर मान लो हमारा घर बना करके तैयार हुआ और लेट आउट नहीं हो, रेंट नहीं लग पाया, हर जरूरी तो नहीं कि हर जिस दिन बना उसी दिन से रेंट लगना शुरू हो जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है आपका घर बन के जिस दिन तैयार हुआ उससे 2 साल तक हम आपको नेट एनुअल वैल्यू मानेंगे, उसके बाद से इनकम चार्ज करना शुरू कर देंगे हाउस प्रॉपर्टी का, लगे चाहे नहीं लगे रेंट, हमको उससे मतलब नहीं, हमको पैसा चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला और ऐसे करना पड़ेगा। अब सेक्शन 25A देखो, क्या है सेक्शन 25A, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट की, उसके बाद एरियर्स की बात करते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट देखते हैं क्या होता है। Unrealized rent is the part of rent or portion of rent which the owner has not been able to realize from the tenant and which has been proved to be lost or irrecoverable. That is bad debt हो गया। मान लो कभी क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास कि किसी भी कारण से हमारा बहुत सारा, जैसे एक पल के लिए एक लाइव एग्जांपल लोगे तो कोविड का समझो सिनेरियो, बहुत सारे लोग क्या थे, क्योंकि पैसे की बहुत क्राइसिस हो गई थी, किसी का जॉब था नहीं प्रॉपर, और जो लोग रेंट पे रहते उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, जॉब से सब लोग निकाल दिए गए थे, जॉब की कटिंग हो गई थी। ऑफकोर्स ये तो ऑब्वियस है कि जॉब की कटिंग हुई थी तो बहुत सारों का जॉब चला गया था, बहुत सारे बैंकरप्ट ऑलमोस्ट हो गए हैं इस कारण से। तो अब उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रेंट पे रह रहे थे, वो रेंट भी पे करने के लिए एबल नहीं थे, क्योंकि नेसेसिटीज तो पूरी कर पा रहे थे बड़ी मुश्किल से, मतलब 2 टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से मिल रहा था उन्हें, तो रेंट कहाँ से पे कर पाएंगे। तो उस टाइम क्या हुआ, बहुत सारे रूम ओनर को रेंट मिला ही नहीं, और जो सोबर जेंटल लोग थे उन्होंने बोला ठीक है यार परेशानी का वक्त है, कोई बात नहीं, 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने का रेंट छोड़ देते हैं। मान लो 6 महीने साल भर के लिए अगर हमारा लॉकडाउन था, पार्टली अगर बात की जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो साल भर के लिए लॉकडाउन था, ये अलग सी बात है कि 2-3 महीने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन था, जो भी है, लेकिन हमारा इफेक्ट तो साल भर तक रहा उसका, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हटा हर किसी को जॉब तो मिल नहीं गया, तो ये इफेक्ट लॉन्ग टर्म में दिखा, मतलब साल भर तक बहुतों को जॉब ही नहीं मिली, तो वो लोग रेंट कहाँ से देते। तो रूम ओनर ने क्या किया, जो सोबर लोग थे जेंटल लोग थे, उन्होंने बोला ठीक है भैया हम कुछ बियर करते हैं, कुछ आप बियर कर लो, इस परेशानी के वक्त में हम आपका साथ देते हैं, हम कुछ भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, हम उसको वेव कर देते हैं। तो लोगों ने बोला ये भी अच्छा है यार, चलो। तो वैसे रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है, ऐसे को क्या बोलते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट या इरिकवरेबल या लॉस्ट, मान लो ऐसा सीन हो गया। तो और कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसी व्यक्ति को अच्छा जॉब आ गया, ऑफर हो गया, ठीक है। अब उसको ऑफर जब मिला तो सोचा कि मकान मालिक ने हमारे लिए इतना कुछ किया, अब मैं मकान मालिक को कुछ दिनों का रेंट दे देता हूँ, पुराना एरियर्स दे देता हूँ, पुराना वाला अनरियलाइज्ड रेंट में मकान मालिक को मैं दे देता हूँ, क्योंकि उसने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया था। अब मैं सोच रहा हूँ अब मेरे पास पैसे आ गए, इनफ पैसे हैं मेरे पास, तो उसे रेंट पुराना दे देता हूँ। तो ऐसा पैसा जब हम लोग, जो हमारे पास अनरियलाइज्ड है,
मतलब टेनेंट ने समय पे तो नहीं दिया, अब हम उसे मकान मालिक के जो दिमाग में था, मतलब जो एसएससी था, ओनर था जो हाउस प्रॉपर्टी का, उसको ये नहीं लगा था कि हमको कभी पैसा मिलेगा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि हाँ ठीक है नहीं मिलेगा, मतलब उसने ये सोच लिया था कि ये पैसा हमारा बैड डेट हो गया, ये हमारा खत्म हो गया, ये पैसा अब हमें कभी मिलेगा नहीं। लेकिन उसकी अच्छाई के कारण टेनेंट ने क्या बोला कि ठीक है, हमें सपोर्ट किया था बैड बैड टाइम में, अब हमारा गुड टाइम है, अब हम उसे सपोर्ट करते हैं, अब हम उसे एरियर्स दे देते हैं। तो ये जो पैसे देंगे इसी को क्या बोलते हैं, अनरियलाइज रेंट। ये जो पैसे देगा ना, जो एरियर्स बचा था, उस एरियर्स को जो अब हम देंगे उसी को क्या बोलते हैं, जो इरिकवरेबल बैड डेट था, जो लॉस्ट हो चुका था, जो पैसा नहीं मिलने वाला था, अब उसे वो जो मिल रहा है हमारा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, अनरियलाइज रेंट। अब उसे हम लोग रिकवर कैसे करते हैं वो देखो। अब सुनो बात, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 की बात करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में कैसे हम लोग कैसे अनरियलाइज रेंट को ट्रीट करते हैं। द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज रेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट टू अराइव एट द इफेक्टिव अमाउंट ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल। क्या बोला मैंने कि अमाउंट जो है अनरियलाइज रेंट का वो डिडक्ट किया जाएगा कहाँ से, ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट। जो भी आपका रेंट का ग्रॉस अमाउंट रहेगा ना, जितने दिनों के लिए अनरियलाइज रहा, मान लो आपने 12 महीने में से 4 महीने का रेंट उसे मिला ही नहीं, मान लो किसी व्यक्ति ने 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से रेंट लगाया, ठीक है, 12 महीने का होता है 2,40,000 रुपए। अब इसमें से इसने 7 महीने ही रहा, 7 मंथ रहा, और 7 मंथ का पैसा रिकवर कर पाया, तो 7 मंथ का कितना हो जाएगा इंटू 20,000 बोलो, 140,000। और ये 1 लाख रुपीज जो आ जाएगा 5,000 का, 5 मंथ का आएगा ना, ये क्या है, अनरियलाइज रेंट है ना। ये अनरियलाइज रेंट जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2,40,000 जो है हमारा ग्रॉस रेंट, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ये 1,40,000 रुपए क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका जीएवी। बात समझ आई हमारी, नहीं आई? आ गया। यही आपका इफेक्टिव रेंट है, इफेक्टिव अमाउंट है, ग्रॉस रेंट ऑफ रेंट टू अराइव एट द इफेक्टिव अमाउंट ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल। हमने अनरियलाइज रेंट को डिडक्ट किया कहाँ से, ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट से, कहाँ, इफेक्टिव अमाउंट पे पहुंचने के लिए, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल में से। डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट वुड बी अवेलेबल ओनली व्हेन ऑल द फोर फॉलोइंग कंडीशंस और गिवन रूल अंडर रूल 4 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स आर सेटिस्फाइड। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 में क्या बोलते हैं हम लोग, कि हम लोग डिडक्शन तभी कर पाएंगे, ये जो हमने 1 लाख रुपीज का डिडक्शन किया है, ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे 4 कंडीशन फुलफिल किए होंगे। वो 4 कंडीशन कौन है वो सुनो। द टेनेंसी इज बोनाफाइड टेनेंसी, मतलब वो जो रह रहा है वो जबरदस्ती नहीं रह रहा है, मतलब उसने प्रॉपरली अपना उसने सर्टिफिकेट वो रेंट एग्रीमेंट बनवा करके रह रहा है ढंग से, और टेनेंट ही है वो, ठीक है, पहली बात। दूसरी, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, मतलब ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति का 1-2 प्रॉपर्टी है, दोनों में वही टेनेंट रह रहा है, अगर ऐसा है तो भी उसको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर तीसरी चीज क्या है, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड और स्टेप्स हैव बीन taken by the SSC to compel the tenant to vacate the property। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, the SSC has taken all the reasonable steps to institute legal proceedings for the recovery of unpaid rent or satisfy the assessing officer that legal proceedings would be useless। बात हमने 4 पॉइंट बोला, पहले हम उसे समझते हैं, उसे हम बताते हैं, उसके बाद समझोगे कि अनरियलाइज्ड रेंट सबसे पहले समझ गए कि अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है। अनरियलाइज्ड रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ रेंट व्हिच द ओनर हैज नॉट बीन एबल टू रियलाइज फ्रॉम द टेनेंट व्हिच हैज बीन प्रूव्ड टू बी लॉस्ट और इररिकवरेबल। ये तो मीनिंग हो गया। अब अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट क्या कहते हैं, तो अनरियलाइज रेंट को हम लोग डिडक्ट करते हैं ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट, जो हमारा ग्रॉस रेंट है, ये हमारा ग्रॉस रेंट आता है, इसमें से अनरियलाइज रेंट को हम लोग डिडक्ट करेंगे, कहाँ आने के लिए, इफेक्टिव अमाउंट पे आने के लिए, जो एक्चुअल रेंट रिसीव रिसीवेबल होगा। तो हमारा एक्चुअली में तो 1,40,000 रुपए ही रिसीव हुआ है, यही हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव रिसीवेबल हुआ। अब बात ये है कि ये डिडक्शन जो हमने 1 लाख रुपए किए हैं, इसके लिए 4 कंडीशन है, इसको इन चारों कंडीशन को हम लोग क्या अभी हम लोग लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। चलो, हमने क्या बोला, अनरियलाइज रेंट क्या होता है, ये वैसा पोर्शन है रेंट का जो ओनर खो चुके हैं, जिसका ओनर के पास अब आने की कोई उम्मीद नहीं है, जो बैड डेट हो गया है। आखिर हम अनरियलाइज रेंट का फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो अनरियलाइज रेंट को ग्रॉस रेंट से डिडक्ट करते हैं, कहाँ, इफेक्टिव रेंट पे आने के लिए, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो आएगा हमारा, ठीक है, पहली बात। लेकिन ये डिडक्शन जो होगा तभी होगा जब ये 4 कंडीशन फुलफिल होगा। पहला कंडीशन उसमें क्या, टेनेंसी, बोनाफाइड टेनेंसी है, यानी आपने जो रेंट पे रखा है वो व्यक्ति आधिकारिक तौर पे रह रहा है, मतलब आपने उसे
रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर बनवा के रखा हो, आपने बिना ऐसे ही कोई जानकारी के, बिना किसी जांच पड़ताल के ना रख लिया हो। यानी बोनाफाइड टेनेंसी होने का मतलब जेन्युइन होना चाहिए। कोई जोर जबरदस्ती से आपके घर में रह रहा है तो वो बोनाफाइड टेनेंसी नहीं है। मतलब बंदूक की नोक पे आपके घर पे अगर कोई रह रहा है तो वो बोनाफाइड टेनेंसी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज इन नॉट इन एक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। मान लो आप एसएससी हो, मान लो आपका हाउस प्रॉपर्टी है, 2 हाउस है, दोनों ही में उसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, तो अगर एक में उसने डिफॉल्ट किया तो दूसरा भी तुम खाली करवाओ, उसके बाद ही ये अनरियलाइज्ड रेंट का, ट्रीटमेंट का, डिडक्शन का बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है। फिर तीसरी बात, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू वैकेट द प्रॉपर्टी। मतलब जो भी टेनेंट वैकेट डिफॉल्ट किया है उसका आपने क्या किया है, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है उसको आपने अपने घर से निकाल दिया है। अब उसने पैसे दिए ही नहीं है तो उसका क्या करोगे आप, निकाल दोगे उसे। जैसे कोई पैसे नहीं देगा बहुत दिनों तक तो क्या करते हैं हम लोग, ये करते हैं ना, निकाल देते हैं उसे घर से। ठीक है भैया निकलो, तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है। हैव बीन टेकन टू वैकेट द प्रॉपर्टी। फोर्थ, एसएससी हैज टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड। और रेंट लेने के लिए एसएससी ने लीगल प्रोसीजर जो होते हैं उसने पूरा प्रयास किया, फिर भी उसे नहीं मिल पाया है। तो ये या एसएससी बैंकरप्ट हो गया है तो भी कोई कंडीशन नहीं है। ये 4 कंडीशन है आपके, जिन चारों कंडीशन को आप फुलफिल करोगे तो अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट कर पाओगे। और ट्रीटमेंट क्या है, ग्रॉस रेंट से माइनस कर पाओगे अनरियलाइज रेंट को और इफेक्टिव रेंट पे आओगे। बात समझ में आई नहीं आई? मान लो एक ऐसा कंडीशन है। अब नेक्स्ट चीज देखो, सेक्शन 25A का ही क्या है, हमने क्या बोला था, कोविड में ऐसा हुआ, अब रिकवरी हो गया, पहले बैड डेट मान के मैंने अज्यूम करके छोड़ दिया था पैसा, अब मेरे पास ये सब स्टेप्स चेक करके हमने अनरियलाइज रेंट का बेनिफिट ले लिया था। अब बात आती है, अगर अनरियलाइज रेंट किसी भी साल में मिल जाए तब क्या ट्रीटमेंट करोगे, बोलो। तो फिर याद आया हमारे पास क्या, कि ठीक है भैया, अनरियलाइज रेंट अगर कभी बाद में फ्यूचर में किसी भी दिन मिलता है आपको तो कब टैक्सेबल होगा, उसी ईयर में जिस दिन वो मिला हो। मान लो आपका जिस साल क्या हुआ, आपका अनरियलाइज रेंट जब भी रिकवर होगा, जिस साल में, जिस फाइनेंशियल ईयर में रिकवर होगा, उसी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग्स में आप उसे क्या बोलोगे, वो टैक्सेबल उसी ईयर में होगा। फिर दूसरी बात क्या है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी होगा, वो जो इनकम होगा अनरियलाइज रेंट का वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही इनकम होगा। फिर तीसरी बात क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द एसएससी इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी और नॉट एट दैट टाइम। मान लो आज हुआ और आज 1 साल के बाद आपने प्रॉपर्टी बेच दिया और 2 साल के बाद वो रेंट रिकवर हुआ, तो अब तो आप उस घर के एसएससी, आप उस घर के मालिक तो नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके हैंड में वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ही टैक्सेबल होगा। और ये टैक्सेबल होने के साथ उसमें 30% का जो डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24A के अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शन का, वो आपको हमेशा मिलेगा, अभी भी मिलेगा। बात समझ में आई हमारी? हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 25A की बात। हम सेक्शन 25A में हम बात कर रहे हैं रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट की। मतलब आपने जो अनरियलाइज रेंट हुआ था आपका, किसी जमाने में आपको पैसा नहीं मिला था, आपका जो रेंट बनता है वो प्रॉपर रेंट नहीं रिसीव हुआ था, कुछ महीने का रिसीव हुआ था, कुछ दिनों का नहीं हुआ था, तो ऐसे सिनेरियो में क्या बन रहा था आपके पास, क्या आपने बेनिफिट तो ले लिया था डिडक्शन का, याद है आपको, अनरियलाइज रेंट का तो डिडक्शन का बेनिफिट मिल गया था। लेकिन यहाँ पे अब बाद में किसी फ्यूचर ईयर में सब्सीक्वेंटली आपको पैसे मिल रहे हैं, तो अब जो आपको पहले डिडक्शन मिला था उसको तो डिसअलाउ करना होगा। तो वो डिसअलाउ करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, हमने बोला कि अगर आपको जब भी मिला हो वो पैसा, अनरियलाइज रेंट जब भी मिलेगा, चाहे आप ओनर हो या ना हो हाउस प्रॉपर्टी के, टैक्सेबल उसी साल हो जाएगा जिस साल वो इनकम रिसीव हुआ हो वो, और टैक्सेबल किस हेड में होगा, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन उस पैसे पे आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, क्या, वो 30% का जो नोशनल डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना 24A में, वो अभी भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। क्यों, देखो रेंट का ट्रीटमेंट अनरियलाइज रेंट की तरह होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एरियर्स ऑफ रेंट का मीनिंग जानना था, वो मैंने आपको बता दिया। क्या कि जो रेंट हमारा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी बैकडेट से जो बढ़ता है हमारा रेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियर्स ऑफ रेंट। जब हमें बाद में फ्यूचर में किसी डेट पे रिकवर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एरियर्स ऑफ रेंट। ठीक है, ये हमारी बात आप लोगों को समझ में आई ना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। अब अगला क्या है हमारे पास बचा है, हाउस प्रॉपर्टी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पोर्शन। मतलब ये हुआ कभी 2 भाई हुए, 3 भाई हुए, उन सभी के बीच में हाउस प्रॉपर्टी का डिवीजन हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सीन में हमारे पास क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट होगा हाउस प्रॉपर्टी के इनकम का, उसको अब हम लोग, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उस पार्टनरशिप फर्म का हम पूरा का पूरा हाउस, अगर उस पार्टनरशिप फर्म का हम पूरा का पूरा हाउस मानेंगे, ना कि उस पार्टनरशिप फर्म्स के पार्टनर का मानेंगे। ठीक है, ना कि अगर मान लो किसी कंपनी का कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो उस कंपनी के हाउस प्रॉपर्टी का इनकम मानेंगे, ना कि शेयर होल्डर्स का, क्योंकि कंपनी का ओनर तो शेयर होल्डर्स होता है, लेकिन वहां पे कंपनी का इनकम होगा अगर हाउस प्रॉपर्टी से आएगा, ना कि शेयर होल्डर्स का।
सब लेटिंग है। मैंने सबसे पहले ही बताया था कि मान लो आपके हिस्से में आपने किसी से भी रेंट पे घर लिया किसी से, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को फर्दर आपने सबलेट कर दिया, किसी और को दे दिया। तो अब ये जो पैसा आएगा वो किस हेड में आपका आएगा? आपने जो सबलेट किया है दूसरे को वो अदर सोर्सेज में आएगा, और जितना भी एक्सपेंस आप इनकर करोगे वो अलाउ होगा डिडक्शन के तौर पे, लेकिन 24A बी का ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं माना जाएगा। आपके हैंड में कैसा इनकम माना जाएगा? वो अदर सोर्सेज का। और जो ओनर रहेगा, वो ओनर को जो आप पैसे दोगे वो ओनर के हैंड में हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आएगा। अब बात आती है कंपोजिट रेंट की। बहुत सारा ऐसा घर होता है जहां ना बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। फैसिलिटीज इन द सेंस जनरेटर का, 24/7 लाइट का, वाटर का, सिक्योरिटी का, एयर कंडीशनर लगा है घर में, फर्नीचर लगा है। फर्निश्ड घर जो होता है ना, उसमें कंबाइंड रेंट लिया जाता है। तो अगर कंबाइंड रेंट सेपरेबल है, मतलब इन सब का अलग खर्चा अगर हम लोग कर सकते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी का जो टैक्सेबल होगा वो टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आ जाएगा, और जो अदर चीजें हैं उनका अदर सोर्सेज में, या अगर उस व्यक्ति का बिजनेस है ऐसा तो वो पीजीबीपी में आएगा। अगर सेपरेबल नहीं है तो पूरा का पूरा बिजनेस अदर सोर्सेज में, या अगर बिजनेस में इंगेज है जैसे होटल है, ऑडिटोरियम है, पीजी है, इस सब में क्या होता है, जाओगे ना तो घर भी मिलेगा, एसी भी मिलेगा, वाईफाई भी मिलेगा, पानी भी फ्री मिलेगा। तो इस सब का क्या है, वो बिजनेस है उन लोगों का, तो उनका इनकम किस हेड में आता है? पीजीबीपी में, बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में आएगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में। ठीक है, रेंट जो आएगा वैसे हाउस प्रॉपर्टी से वो बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में आता है, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। बात समझे हमारी? अगर वो व्यक्ति बिजनेस नहीं कर रहा है तो उसका किस हेड में आएगा? अदर सोर्सेज के हेड में। बात समझ में आ गई यहाँ? तो बताओ, नहीं आई? अब सुनो, कोई मान लो ROR व्यक्ति है, मतलब रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो इनकम जो आएगा उसका इंडिया के बाहर से वो हमेशा टैक्सेबल होगा। ये बात तो हम बता ही चुके थे। ROR के केस में हमेशा टैक्सेबल होता है इनकम। बताओ, इनकम अगर मान लो पाकिस्तान में आपका कोई घर है, या मान लो अमेरिका में कोई घर है आपका, वहां से रेंट जो आ रहा है, तो आपके हैंड में ROR हो अगर आप, तो आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। NOR हो अगर आप, तो टैक्सेबल नहीं होगा। NOR या NR, अगर NOR या NR हो तो टैक्सेबल तभी होगा जब आपके पास पैसा डायरेक्टली इंडिया में रिसीव हुआ हो। बात समझ में आई? अगर डायरेक्टली इंडिया में रिसीव नहीं हुआ हो पैसा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, और डिडक्शन भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इंट्रा हेड, इंटर हेड एडजस्टमेंट और कैरी फॉरवर्ड कैसे हम लोग करते हैं? 70, 71 और 72 3 सेक्शन है, छोटा छोटा। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज, ऊपर दिख रहा है ना? बोलो ना, ऊपर दिख रहा है? हाँ देख रहे लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है हाउस प्रॉपर्टी में, वो सुनो या वो देखो। सबसे पहला, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड मतलब जानते हो क्या होता है? खुद का हेड, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का ही हेड। क्या बोला? लॉस ऑफ वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी set off against the income of other हाउस प्रॉपर्टी। ये है 70, ये है सेक्शन 70। सेक्शन 56 क्या था जी? सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी था ना? अच्छा ठीक है, ये देखो, इंटर हेड हो गया तो इंट्रा हेड हो गया। अब इंटर हेड देखो, मतलब एक जगह से प्रॉफिट दूसरे जगह से लॉस, एक घर से प्रॉफिट दूसरे घर से लॉस हुआ, तो ये तो इंट्रा हेड हो गया। और मान लो इनकम आपका दो तरह का है, एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, पीजीबीपी का इनकम है, और भी बहुत सारा इनकम है। तो वहां से क्या करोगे? तो वो कैसे अलाउ होता है वो सुनो। Losses under the head house property pertaining to a particular year can be set off against any other income for that particular year. However, no such adjustment would be permitted from casual income. However, with effect from 1718, such adjustment is allowed maximum to the extent of 2 lakh, and excess shall be carried forward for being set off in the future years. समझ में आया? नहीं आया?
इंटरहेड एडजस्टमेंट सुनो, लॉसेज अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम एनी losses under the head house property can be adjusted from any other income for that particular year up to a maximum limit of 2 lakh and excess loss can be carried forward. यह है सेक्शन 71। और सेक्शन 71 बी क्या कहता है सुनो, unadjusted house property losses, unadjusted house property losses can be set off in future carried forward. Carried forward in future for a maximum period of 8 years. समझ गए? And such losses can be set off only against house property income. बात यहाँ तक समझ में नहीं आई? सुनो, सेक्शन 70 बात करता है इंटरहेड एडजस्टमेंट की, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, तो दोनों को आप एडजस्ट कर सकते हो। यही बात कहता है इंटरहेड एडजस्टमेंट सेक्शन 70। सेक्शन 71 क्या कहता है? इंटरहेड एडजस्टमेंट यानी हाउस प्रॉपर्टी से आपको प्रॉफिट है और दूसरे तरह का इनकम है, मतलब मान लो, अरे एक चीज यहाँ लिखा ही नहीं मैंने, रुक जाओ इसको, हाँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सेप्ट कैजुअल इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, अब सुनो बात हमारी। इंट्राहेड एडजस्टमेंट समझ में आ गया कि एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के इनकम का हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ बात मैं लिख दूं आप लोगों को, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट। लेकिन इंटरहेड एडजस्टमेंट में क्या है, मान लो आपका हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है कितना, 3 लाख रुपए, तो आप कितना मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो? 2 लाख रुपए ही एक साल में कर सकते हो, और 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा फ्यूचर में, नेक्स्ट ईयर में आप लोग उसका बेनिफिट ले पाओगे। बात समझ आई नहीं है हमारी? यही है सेक्शन 71। और सेक्शन 71 बी क्या कहता है कि आपका जो अनएडजस्टेड हाउस प्रॉपर्टी लॉस होगा, जो मान लो आपका 1 लाख रुपए बचा, वो फ्यूचर में कितने दिन तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 8 सालों तक मैक्सिमम। अगर मान लो आपका 17 लाख रुपए है, 17 लाख रुपए का लॉस है, ठीक है, तो इस 17 लाख रुपए को 2-2 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए करके आप हर साल कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, और 1 लाख रुपए हो सकता है अंतिम में बच जाए, और इस 1 लाख रुपए का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये डेड लॉस हो जाएगा आपका। बात समझ आया नहीं आया? ये हमारी बात हो गई कंपोजिट रेंट में। हाउस सेपरेट है,
अगर हाउस प्लस एसी फर्नीचर पार्किंग दोनों का सेपरेट सेपरेट रेंट है, दोनों का रेंट सेपरेबल है, तो हाउस का रेंट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कर लेंगे। और एसी फर्नीचर पार्किंग में दो केस, अगर बिजनेस है उस व्यक्ति का या अदर देन बिजनेस है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस प्रोफेशन के हेड में इनकम आएगा, और अदर देन बिजनेस अगर होगा तो अदर सोर्सेज के हेड में इनकम आएगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे हमने क्या बोला, सेपरेबल है इनकम, इन दोनों का इनकम सेपरेबल है। अगर मान लो सेपरेबल नहीं हो तो, अगर इन लोगों का सेपरेबल इनकम नहीं, रुको, मान लो इन दोनों का सेपरेट इनकम ना हो तो व्हाट व्हाट नहीं व्हाट, देखो इन दोनों का इनकम क्या है, इनसेपरेबल है। इन दोनों का इनकम सेपरेबल नहीं है, नॉट सेपरेबल, ठीक है। इसलिए तब क्या हो, फिर इसमें दो कंडीशन, क्या देखना है, क्या इस व्यक्ति का ये बिजनेस है या बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस है तो अभी तो इनकम बताया तो वही बता रहे हैं। नहीं, ये अलग चीज है, देखो ना ध्यान से। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आएगा, और अदर देन बिजनेस है अगर तो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज आएगा, अंडर द हेड अदर सोर्सेज आएगा। कोई डाउट है, समझ में आया? अगर इनकम सेपरेबल नहीं है, उस कंडीशन में हमने ये देखना है कि क्या रेंट हमारा सेपरेबल है। तो बोलोगे नहीं सेपरेबल नहीं है, तो फिर देखोगे इस मिस्टर एक्स का ये बिजनेस है या बिजनेस नहीं है। तो बोलोगे ठीक है सर, अगर बिजनेस हुआ तो ये हमारा इनकम कहाँ आएगा, बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम आएगा ना, इनका पूरा जो मिलेगा पैसा, एक बार पैसा जो आपको मिलेगा महीने का, वो किस हेड में आएगा, बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम आएगा, बिजनेस प्रोफेशन के हेड में इनकम जाएगा। और अगर आपका वो बिजनेस नहीं है तो किस हेड में जाएगा, अदर सोर्सेज के हेड में जाएगा। बस यहाँ तक की बात थी। अब थोड़ा सा और है, क्या है यहाँ, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आपका प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो आरओआर है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, उस सिनेरियो में आरओआर का क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, बताओ। आरओआर का हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, आरओआर का पैसा, आरओआर का अगर मान लो, सुनो, एक प्रॉपर्टी है जो अमेरिका में है और आरओआर इंडिया में है, रहता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, तो इस व्यक्ति का जो इनकम आएगा, इस व्यक्ति के हैंड में जो इनकम आएगा अमेरिका वाला, वो पैसा क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। फ्लेक्सिबल होगा आगे। मैंने बताया था कि आरओआर के केस में दुनिया का हर एक कंडीशन, लगभग दुनिया के हर एक कंडीशन में टैक्सेबल होता है, चाहे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो, इनकम अक्रू अराइज इंडिया में हो या बाहर हो, इनकम अक्रू अराइज इंडिया में हो या बाहर हो, और इनकम इंडिया में रिसीव किया हो या इंडिया के बाहर रिसीव किया गया हो, मैटर ही नहीं करता, हमेशा टैक्सेबल होगा। फिर एनओआर और एनआर के केस में अगर डायरेक्ट रिसीट जो हुआ है अमेरिका से, कोई व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने इंडियन बैंक अकाउंट में उस व्यक्ति का, जिसका रेंट है, जिसका हाउस है, मान लो आपका घर है और आपका रेंट ना अमेरिका वाला व्यक्ति, आपका जो घर है उसमें जो टेनेंट रह रहा है, उसने आपके पैसे को सीधा रेमिट कहाँ किया है, आपके अकाउंट में, जो इंडिया में आप मैनेज कर रहे हो, तो वो अकाउंट जो डायरेक्ट रेमिटेंस होगा इंडिया में, सिर्फ वही टैक्सेबल होगा। किस केस में, एनआर और एनओआर के केस में। बात समझ में आई? अगर डायरेक्टली रिसीव हुआ इंडिया में, मतलब फर्स्ट ट्रांजैक्शन अगर इंडिया के बाहर हुआ कहीं भी, तब तो उसको फिर उन दोनों को टैक्सेबल नहीं होगा। एनओआर और एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। मान लो अमेरिका के ही किसी ब्रांच में डाल दिया, किसी कैश दे दिया अमेरिका में ही उस व्यक्ति को, इंडियन एनओआर को या एनआर को, तो फिर ऐसे कंडीशन में उनके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन टैक्सेबल कब होगा, जब फर्स्ट रेमिटेंस इंडिया में होगा। Where a house property is situated outside India, deduction is available in respect of municipal taxes levied by local authority of the country in which the property is situated. जिस कंट्री में है, जो भी इंडिया के आउटसाइड रहेगा, उसका डिडक्शन म्यूनिसिपल टैक्स का अलाउ होगा। जो लोकल अथॉरिटी वहां का म्यूनिसिपल टैक्स चार्ज करता है वो अलाउड होगा एज डिडक्शन। ठीक है। अब बात मैंने ये भी बता दिया था आपको कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट क्या होता है, कि वन हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, दूसरे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, दोनों को हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मान लो एक घर से आपको 60,000 रुपए का इनकम है, दूसरे घर से 50,000 का इनकम है, तो इनकम टोटल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। एक घर से 60,000 का इनकम है और एक घर से 50,000 का लॉस है, तो इनकम क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए का इनकम हो जाएगा। और ये अमाउंट जो है ना लॉस का, अनलिमिटेड अमाउंट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बात समझिए हमारी, नहीं समझ में आई? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इसी को बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेक्शन 70 के अंदर मेंशन किया गया है। सेक्शन 70 इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की बात कर, वापस बताता हूँ। आपका दो घर है, ठीक है, एक घर से 60,000 का इनकम है। सुनो वापस से,
आपका दो घर है, क्या है, एक हाउस 1 है, एक हाउस 2 है, एक हाउस 1 है और एक हाउस 2 है। हाउस 1 से आपको 1 लाख रुपए का इनकम है, टोटल साल का जो निकाले ना, जो जीएवी एनएवी लेस वेस करके म्युनिसिपल टैक्स लेस करके 24A 24B डिडक्शन ले दे करके सब जो फाइनल आया ना, उसका फाइनल आंसर क्या आया, हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख रुपया। दूसरे का कितना आया, दूसरे का 40,000 का लॉस आया, क्या आया, लॉस, यह है लॉस। तो अब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो लिखेंगे, हम लोग जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हेड लिखते हैं ना, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, बोलो याद है कि भूल गए। तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी लिखेंगे तो इसको पूरा का पूरा एडजस्ट करके लिखेंगे, यानी 40,000 इस इनकम में से घटा देंगे, यानी फाइनल आंसर हमारे पास टोटल इनकम जो आएगा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम तो हमारे पास 60,000 ही हुआ, तो यही हम लिखेंगे 60,000 इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बात समझ में आई नहीं आई? ध्यान नहीं देना बेटा लगता है। दो हाउस है ना, एक का है 1 लाख रुपया और एक का है बिल्कुल 40,000। बिल्कुल। 40,000 लेस क्यों किए हैं? 40,000 का लॉस है, इनकम नहीं है। एक घर से आपको इनकम है और दूसरे घर से लॉस है। मान लो लॉस कैसे होता है, देखो, मान लो आपका एन यहाँ तक एनएवी तक मान लो एनएवी तक 1 लाख रुपया है, ठीक है, और आपने जो है ना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे किया है। मान लो इंटरेस्ट जो 24B में डिडक्शन मिलता है ना, तो 24A का जो डिडक्शन मिलेगा 30% मिलेगा ना, ये 30,000 का मिल गया डिडक्शन दो, और 24B का जो डिडक्शन मिला ना वो आपको 1 लाख रुपए मिल रहा था, मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, ये जो डी, तो ये 30,000 का आपका लॉस आ गया ना एक घर से, बोलो आया ना। हाँ। तो ये 30,000 का लॉस को हम लोग इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में एक हाउस का लॉस और दूसरे हाउस का प्रॉफिट दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं, यही हमने एडजस्टमेंट किया है। और एडजस्टमेंट करके हाउस प्रॉपर्टी का टोटल इनकम कितना लिखा है, 60,000। 60,000। कोई दिक्कत परेशानी ये बात है या नहीं, समझ गए ना नहीं। सब लोग? चलो बढ़िया। फिर दूसरा है इंटर हेड एडजस्टमेंट, सेक्शन 71। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इसी को बोलते हैं, इंट्रा हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रा, सेम हेड, हेड इंट्रा का मतलब हो गया सेम, और हेड तो हेड है ही, हेड तो हाउस प्रॉपर्टी का हेड है और सेम हेड है। और इंटर हेड, हेड का मतलब दूसरा, एक हेड इनकम है, एक हेड हाउस प्रॉपर्टी का है, एक हेड अदर सोर्सेज का हो सकता है, बिजनेस प्रोफेशन का। इंट्रा हेड है और अभी जो मैंने बताया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो मैंने बताया वो इंट्रा हेड था, ठीक है, अब बता रहा हूँ इंटर हेड एडजस्टमेंट, ये होता है सेक्शन 71 में। अब बात सुनो, इंटर हेड एडजस्टमेंट जो होगा ना हाउस प्रॉपर्टी का, हम लोग किसी भी हेड से इनकम को मैनेज कर सकते हैं। हम लोग अपना हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब वन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है आपका 70,000 का, एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 70,000 का, आपके पास पीजीबीपी मतलब बिजनेस और प्रोफेशन का कुछ गेन है, अदर सोर्सेज का कुछ गेन है, और कैजुअल इनकम है कुछ। सुनो टोटल इनकम मैं बता रहा हूँ, रुक जा। पीजीबीपी का इनकम आपके पास 40,000 रुपया है, अदर सोर्सेज का इनकम आपके पास 50,000 रुपया है, सॉरी 20,000 रुपया है, और कैजुअल इनकम आपके पास 20,000 रुपया, ठीक है, ये है। बिजनेस प्रोफेशन का इनकम 40,000, अदर सोर्सेज का इनकम 20,000 और कैजुअल इनकम का 20,000। तो आपको 70,000 रुपए एडजस्ट करने थे। हमने क्या बोला, इंटर हेड एडजस्टमेंट इन हेड से कर सकते हैं, लेकिन एक समस्या है। अब सुनो समस्या क्या है। लो सबसे पहले हम किसी भी हेड से पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो 40,000 का 40,000 इससे एडजस्ट किया हमने। तो अब बिजनेस प्रोफेशन का इनकम हमारे पास नील, इसके पास 20,000 का अदर सोर्सेज है, तो 20,000 इसका भी हमने एडजस्ट किया, ये भी बचा हमारे पास नील। अब हमारे पास 10,000 रुपया बच गया, 10,000 इससे एडजस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या टोटल इनकम कितना बचा, 10,000, क्योंकि पीजीबीपी का इनकम 0, कैजुअल इनकम अदर सोर्सेज का इनकम 0 और कैजुअल इनकम 10,000। सही है? हाँ। बिल्कुल गलत है। कैजुअल इनकम से हम लोग सेट ऑफ नहीं कर सकते, इंटर हेड एडजस्टमेंट कभी नहीं कर सकते। ये जो कैजुअल इनकम है ना, इस कैजुअल इनकम से हम लोग सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसका सेट ऑफ हमें डिसअलाउड किया गया, यानी अब हमारे पास 10,000 का जो लॉस बचेगा, ये 10,000 का जो लॉस हाउस प्रॉपर्टी का बचेगा, इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगले साल हम चाहेंगे तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस साल अब हमारे पास कोई इनकम ही नहीं है, तो हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कैजुअल इनकम का एडजस्टमेंट, कैजुअल इनकम से हम हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, भूलना मत। किसी भी प्रकार का इनकम से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट कैजुअल इनकम। बात समझ में आई नहीं आई? हम लोग कर सकते हैं। अब बात आगे सुनो, एक चीज और सुनो। पहली चीज ये, दूसरी चीज सुनो। और हमने क्या बोला था, इंटर हेड एडजस्टमेंट के लिए सेक्शन 71 में एक चीज पता चल गया कि हाँ ठीक है, कैजुअल इनकम से हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते।
लेकिन दूसरी बात और है कि कैजुअल इनकम को अगर सॉरी कैजुअल बोला इंटर हेड एडजस्टमेंट यानी दूसरे हेड से अगर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को एडजस्ट करना है तो उसका मैक्सिमम लिमिट क्या है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तक ही हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा रहेगा जितना भी इनकम उससे ज्यादा रहे हम कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, उसका कैरी फॉरवर्ड करेंगे सेक्शन 71B के तहत। बात समझ में आई हमारी आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट है? उसमें मैंने बोला 2,30,000 रुपए का आपके पास है लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का, मान लो एक पल के लिए, तो उसमें आपके पास 1 लाख रुपए इनकम है, 1,60,000 रुपए अदर सोर्सेज का इनकम है और 40,000 कैजुअल इनकम का है। तो मैंने पहले ही बोला कि कैजुअल इनकम का है तो लॉस को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, लॉस को कैजुअल इनकम के प्रॉफिट को आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो, तो इसकी बात ही खत्म हो गई। बचा क्या? पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। तो इन दोनों का जो लॉस है, इन दोनों का जो प्रॉफिट है, अब हम उसको हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले पीजीबीपी के लॉस को एडजस्ट किया हमने, पीजीबीपी के गेन से एडजस्ट किया हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को 1 लाख रुपए, अदर सोर्सेज का लॉस को एडजस्ट, अदर सोर्सेज का प्रॉफिट से हमने एडजस्ट किया क्या? हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को। लेकिन यहाँ पे हमने गलत किया, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो हमें अलाउड है किसी भी प्रीवियस ईयर में एक बार जो अदर हेड से हमें प्रॉफिट लेने का, बेनिफिट प्रॉफिट को एडजस्ट करने का, लॉस को एडजस्ट करने का, हमारा मतलब हमारे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को एडजस्ट करने का जो हमारे पास क्या है प्रोविजन है, वो लिमिट कहाँ तक है उसका? 2 लाख रुपए तक ही किसी भी प्रीवियस ईयर में कर सकते हैं। हालांकि सेक्शन 71B के तहत हम जो हमारे पास जो पैसे एक्स्ट्रा बचेंगे जो लॉस के, वो हम कहाँ, वो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कितने दिनों के लिए? सेक्शन 71B के तहत बोला जाता है कि 8 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और फ्यूचर में जो कैरी फॉरवर्ड आप करेंगे, वो कैरी फॉरवर्ड जो करेंगे वो 8 साल तक कर सकते हैं। और दूसरी बात और इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जो एडजस्ट करेंगे फ्यूचर में इस लॉस को, तो वो लॉस हमारा सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से होगा। समझ में आए हमारी बात? नहीं आई? करंट ईयर में किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा तो उस ईयर अगर हमारा हाउस प्रॉपर्टी का कुछ इनकम रहेगा तो हम एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं रहेगा तो हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई? नहीं आई हमारी? चलो एक बार इसका फोटो ले लो। सेक्शन 22 में हम लोग बात करते हैं डिस्प्यूटेड ओनरशिप की। एक घर है, एक घर पे 2 लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा घर है, लेकिन घर तो होगा किसी एक ही का। जो बोनाफाइड ओनर होगा वो तो कोई एक ही होगा। जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि कौन है ओनर ओरिजिनल ओनर कौन है, ये तो कोर्ट में केस जाएगा। जब कोर्ट में केस गया है तो लंबा समय लगेगा, कोई 1-2 दिनों की बात तो है नहीं। इसमें हो सकता है 6 महीने जाए, 6 साल भी जाए, हो सकता है 10 साल भी जाए। तो ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाए? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि जो बेनिफिट उठा रहा है उस प्रॉपर्टी से, जो भी व्यक्ति उस रेंट को रिकवर कर रहा है, जिस व्यक्ति के हैंड में वो रेंट जा रहा है, टेनेंट जिसको रेंट दे रहा है, उस व्यक्ति के हैंड में वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगा। बात समझ में आई? मान लो आपका एक घर है और आपका कोई दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त था, बचपन से रह रहा था साथ, देखा कि बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और कब्जा कर दिया, कब्जा करके रख लिया आपका प्रॉपर्टी। अब आप बोले कि अरे भैया ये तो गद्दारी कर दिया तुमने, हमने हमारे साथ, चलो हम कोर्ट में केस एडजस्ट खुद से बात किए, बात बनी नहीं तो कोर्ट में जाकर के केस कर दिया आपने। बोला कि भैया देखो ये हमारी प्रॉपर्टी है सर, और ये हमारी प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा है। तो कोर्ट में केस चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, और लंबे समय तक चलेगा तो इसके लिए आप तो कब वेट करोगे नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आपका फाइनल डिसीजन का वेट करेगा नहीं कोर्ट के। तो जब तक इनकम आ रहा है तब तक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा देखो हमको तुम लोगों के ओनरशिप से कोई मतलब नहीं, हमको बस पैसे से मतलब है। तो अभी जो भी रिकवर कर रहा है रेंट, टेनेंट जिसको भी पैसे दे रहा है, वही हम क्या मानेंगे, उसी व्यक्ति को हमने क्या माना, वही व्यक्ति हमारे लिए ओनर होगा। और उस व्यक्ति के हैंड में जो इनकम आएगा, वो टेनेंट के द्वारा जो इनकम दिया जाएगा, हाउस का रेंट दिया जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट जो दिया जाएगा, वो टेनेंट के हैंड में, जो बेनिफिशियल ओनर रहेगा उसी के हैंड में, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आओ सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर की बात करते हैं। As per section 27, the following persons, though not legal owners of the property, are deemed to be the owners for the purpose of section 22 to 26. कुछ ऐसे कंडीशन है जहां एक्चुअल में लीगल ओनर नहीं होते हैं कोई प्रॉपर्टी के कोई व्यक्ति, लेकिन वो डीम्ड ओनर माना जाता है, अज्यूम किया जाता है कि वही ओनर है, और उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 22 से 26 लागू होता है। अब सुनो पहली बात, ट्रांसफर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, आपने अपने हस्बैंड वाइफ को बिना कंसीडरेशन के या इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के दे दिया,
तो यहाँ पर इंडिविजुअल जो होगा, if an individual transfers any house property to his or her spouse otherwise than for adequate consideration, the transferor shall be deemed to be the owner of the property so transferred. This provision would not apply where a house property has been transferred to a spouse in connection with an agreement to live apart. हमने क्या बोला देखो, मान लो आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपके नाम पे, यानी आपके स्पाउस पे, आपके स्पाउस ने आपके नाम पे कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। कैसे? इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। और इन एडिक्वेट कंसिडरेशन क्या होता है, ये मैंने गिफ्ट के चैप्टर में क्लियरली डिफाइन किया था, आप लोगों को बड़े अच्छे से बताया था। समझ गए ना? ये बात मैं बता चुका हूं कि इन एडिक्वेट कंसिडरेशन क्या होता है। तो अगर आपने अपने स्पाउस को इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के कोई भी एडिक्वेट कंसिडरेशन के अलावा किसी भी तरह का कंसिडरेशन, यानी फ्री में दे दिया, गिफ्ट कर दिया पूरा, या इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के द्वारा आपने ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी, तो जो ट्रांसफरर होगा, मतलब जिसने अपने स्पाउस को दिया होगा, उसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो आपने अपने स्पाउस को ट्रांसफर किया ना प्रॉपर्टी, तो फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आई? वो जो रेंटल इनकम आएगा उस प्रॉपर्टी से, वो आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। हमारी अगर मान लो दो व्यक्ति हैं, दोनों का डिवोर्स हो रहा है, और डिवोर्स होने के टाइम में ना एडजस्टमेंट किया जाता है कुछ, तो उस टाइम एग्रीमेंट के हिसाब से उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है वाइफ को। फिर उस कंडीशन में वाइफ या हस्बैंड के नाम पे, जिसने ट्रांसफर किया हो उसके नाम पे नहीं, ट्रांसफरी के नाम पे, जिसके नाम पे ट्रांसफर किया गया हो, उसके हैंड में टैक्सेबल होगा। जनरल केस क्या कहता है? ट्रांसफरर के हैंड में टैक्सेबल होगा फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर किया हो। लेकिन अगर क्या डिवोर्स का मामला है, तो उस सिनेरियो में जिसको ट्रांसफर किया गया है उसके हैंड में टैक्सेबल होगा। पहली बात। दूसरी बात, ट्रांसफरर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी टू अ माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई हाउस प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम पे, जो माइनर है, अंडर द एज ऑफ 18 है, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के वास्ते ट्रांसफर किया, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किया, तो ऐसे केस में डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा? ट्रांसफरर, यानी उसके माता पिता। बात समझ में आई यहाँ पे? लेकिन बाल विवाह होता था, तो बाल विवाह जब होता था ना, तो उस केस में माइनर मैरिड डॉटर को अगर ट्रांसफर किया जाता है ना प्रॉपर्टी, तो फिर वो इस केस में टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद उस माइनर के हैंड में, माइनर का जो गार्जियन रहेगा ना, उसके हैंड में टैक्सेबल होगा, या माइनर डॉटर के हैंड में टैक्सेबल होगा। मान लो आप 14 साल के हो, 14 साल में शादी करवा दिया आपके पेरेंट्स ने, और आपके पेरेंट्स ने जब शादी करवाई तो कुछ दिनों बाद आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? तो आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है, तो इस केस में ट्रांसफरर के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, ट्रांसफरी के हैंड में टैक्सेबल होगा, ठीक है? यानी अगर इन जनरल केस क्या कहता है, जनरल केस क्या कहता है कि अगर आपके नाम पे, आप माइनर नहीं मेजर हो, सॉरी माइनर हो, और माइनर आप 14 साल के हो, 14 साल में आपके पिताजी ने आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, तो आपके पिताजी ने जब ट्रांसफर किया, अगर मैरिड नहीं हो, तो आपके हैंड में ना टैक्स होकर, वो इनकम आपके हैंड में ना टैक्सेबल होकर के किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? या तो मम्मी या पापा, जिसने ट्रांसफर किया है वो प्रॉपर्टी, ठीक है? बात यही है। अब तीसरी बात है, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट, अ प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली डिविजिबल, द होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट शैल बी डीम्ड टू बी द इंडिविजुअल ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज कंप्राइज्ड इन द एस्टेट। मान लो कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो होल्डर होगा ना, उसी को डीम्ड ओनर माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट, मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, if any cooperative society or company or other association of persons allots or lease any property to its member under its house building scheme, such member is deemed as the owner of such house property, although the legal owner of such property is the cooperative society, company or association. मान लो कोई कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या एसोसिएशन है, उसने अपने मेंबर को ट्रांसफर किया है या अलॉट किया है या लीज पे दिया है, सॉरी पर्सन को अलॉट या लीज किया है हाउस प्रॉपर्टी, हाउस बिल्डिंग स्कीम के तहत, तो वो उस कंडीशन में डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा? वो जो जिसको अलॉट या लीज पे दिया गया है, ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी ही एक्चुअल ओनर है। लेकिन अलॉट किसको हुआ है? उसके मेंबर को, तो मेंबर के हैंड में वो इनकम माना जाएगा और मेंबर ही डीम्ड ओनर माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन द पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग or part thereof in part performance of a contract of nature referred to in section 53A of the Transfer of Property Act shall be deemed to be the owner of that house property.
देखो ये केस ना एक एक्चुअल केस है, बाद में बताऊंगा आराम से, इसको कवर करके रहने दो। पर्सन टू होम अ प्रॉपर्टी इज लीज्ड आउट फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर्स। देखो मान लो आपके नाम पे अगर लीज कर दिया गया है, मतलब आपने किसी दूसरे व्यक्ति को 12 साल से ऊपर के लिए कोई प्रॉपर्टी लीज कर दिया गया, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए लीज कर दिया आप अपनी प्रॉपर्टी आपने, तो वो प्रॉपर्टी डीम्ड क्या माना जाएगा कि आपने जिसको ट्रांसफर किया है उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है और उसके हैंड में टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये सब बातें अब यहाँ तक की कहानी थी। अब आप लोगों को कुछ समझ में आया तो बताओ।